हाँ आप बताओ बेटा, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें? अब चेक करो, यस, थम्स अप। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूंगा बेटा, आप में से कितने बच्चे हैं जो नीट 2024 के लिए सीरियस हैं? एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार कमेंट में, चैट में यस लिखो, क्योंकि बात क्या है ये बहुत जरूरी है समझनी। बात ये जरूरी है समझनी कि आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है। अगर मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व करूंगा और बाकी चीजें कराऊंगा तो उससे चीजें बनेंगी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आपका। तो एक बार चैट में मुझे बता दो यार कि क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फटाफट से चैट में बता दो। अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो लेक्चर को हम स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है? और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, तो आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि शायद जरूरी हैं, पर आपको उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपको सिलेक्शन से दूर ले जा रही हैं। मैंने आपको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पूरा एक शॉर्ट में पढ़ाया, मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी सॉरी इकोसिस्टम पूरा एक शॉर्ट में पढ़ाया, अब मैं बायोडाइवर्सिटी कर रहा हूं। अगर आप संकल्प भारत के मतलब टीचर्स की प्लानिंग की तरफ जाएंगे तो आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर परिवर्तन में सारे वन शॉट हैं, इन चैप्टर्स के नहीं है। तो मैं ये करा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ध्येय है, हमारी जो इच्छा है वो ऐसी है कि यार बच्चे को मतलब कहीं ना कहीं हम फ्री एजुकेशन जो वो चाहता है कि यार वन शॉट मुझे टाइमली मिल जाए वो दे सकें, या वो चाहता है कि यार मुझे क्वालिटी कंटेंट मिल जाए वो दे सकें। तो अगर आप बेटा बिल्कुल रेडी हो एकदम पढ़ने के लिए, एकदम रेडी हो कि नहीं डेडिकेशन के साथ हम सुनेंगे सर की बात, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और आप में से जो कुछ बच्चे सवाल बार बार पूछते हैं कि क्या सर इससे नीट में क्वेश्चन बन जाएगा 100%, क्या इससे आपके मतलब उसमें क्वेश्चन बन जाएगा, नीट में क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बोर्ड में बन जाएगा 100%? क्योंकि मैंने बेटा जब भी जहां भी पढ़ाया है वहां पर पूरी ईमानदारी से वो सारी चीजें कराई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, और मैं उस चीजों पे आज भी टिका हुआ हूं, अपने उस प्रिंसिपल पे कि बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे सिर्फ पैसे का जरिया नहीं है, बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, मैं उस चीज पर आज भी मतलब टिका हुआ हूं। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है चीजों का, तो प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि ये साल आपका है, ये करियर आपका है, और ये मतलब ये जो समय है ये आपका है। तो एक बार चैट में यस और ओके लिख दो, ठीक है? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? सर कल क्या हुआ था? बेटा कल हल्का सा मतलब गले में दर्द था, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे वन शॉट में ही कराना था। सर कितना टाइम लग जाएगा? लगभग इसमें बेटा मैं फोन रख दे रहा हूं, लगभग इसमें टाइम जो लग जाएगा 1.5 घंटे के आसपास मैं कराऊंगा, और मैं पूरा चैप्टर आपको करा दूंगा। आपने क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मेरे कहने से एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, ठीक है? क्लियर है? और हम थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, फास्ट इन द सेंस आपको समझ आएगा सारा। ट्राई करना, लिख पाओ तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ से लिख लेना, ठीक है? स्टार्ट कर रहे हैं, करें स्टार्ट, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये चैप्टर जो है इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो टॉपिक्स में लिख देता हूं यहां पर। हम लोग बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन दो पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। टॉपिक छोड़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि बच्चों को पता नहीं होता कि कितना करना है इस चैप्टर को, मतलब कितने मतलब डाटा है, कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। दूसरा क्या है, इस चैप्टर में लगता है बच्चों को सिर्फ रटने का है, तो यदि यार साइंस है तो रटने का थोड़ी होगा। साइंस रटने की चीज थोड़ी होती है बेटा, तो साइंस पढ़ने की चीज होती है। तो इस लेक्चर को ले लेते हैं, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट पेज से। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है उसको वो समझाने की कोशिश करती है। एनसीईआरटी ये कहती है आपसे कि यदि कोई एलियन का क्या मतलब है, यदि कोई एलियन स्पेसशिप अर्थ पर आए, उसमें से एलियन निकले, तो वो अपने आसपास जो चीजें देखेंगे ना, अपने आसपास वो देखेंगे कि यार इतनी सारे प्लांट एनिमल हैं, तो उनको अजीब लगेगा। ऐसा एनसीईआरटी ने क्यों बोला है? क्या वो एलियन बुलाना चाहती है? नहीं। क्यों बोला भाई, बता चैट में, बता क्यों बोला है? वो एलियन नहीं बुलाना चाहती है, वो ये बता रही है कि अगर बाहर से कोई आएगा तो इतनी ज्यादा एनिमल प्लांट देखकर उसे मतलब क्या लगेगा कि अजीब लगेगा, क्योंकि इतने सारे प्रेजेंट हैं। तो हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम डेली देखते हैं। इसीलिए अगर मैं आपको कोई डाटा बताऊं कि अर्थ पर इतने हजार एंड्स हैं, इतनी 1000 बीटल्स हैं, बर्ड्स हैं 30,000, ऐसे करके बताऊं, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा नंबर है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है सिर्फ आपको यह बता रहा है कि अर्थ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है
जिसको देखकर नॉर्मल किसी भी पर्सन को क्या लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा। क्लियर है? तो हम यहां पर बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं, एनी एलियन, कोई एलियन अगर विजिट करेगा तो मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा है, मैं बोल रहा हूं। तो अब सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे बायो मतलब है डाइवर्सिटी एट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब अगर आप जीवन के हर एस्पेक्ट में देखो, मतलब कहां पे प्लांट है, कहां पर एनिमल है, और प्लांट्स में भी कितने टाइप के प्लांट हैं, या आप किसी एरिया को देखते हो वहां माउंटेन है, रिवर्स हैं, वहां अलग तरह की लाइफ है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन ऑल, डाइवर्सिटी इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ की हर फॉर्म में जो डाइवर्सिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्योंकि यहां पे दो शब्द है, डाइवर्सिटी का मतलब बहुत अलग अलग तरह का, बायो मतलब लाइफ, लाइफ तो लाइफ में अलग अलग तरह की जो चीजें मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सर ये थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हुआ, बस इतना ध्यान रख, जब हम अपने आसपास एनिमल्स देखते हैं तो बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं, बहुत सारे टाइप के हैबिटाट हैं। तो मैं अगर तेरे को यहां पर एक क्वेश्चन दे दूं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, मींस अगर ये क्वेश्चन दे दूं, चैट में आंसर चाहिए, डिफरेंट टाइप के एनिमल, क्या डिफरेंट टाइप के एनिमल बायोडाइवर्सिटी है? यस सर है। बी, डिफरेंट टाइप के प्लांट, अलग अलग टाइप के जो प्लांट है क्या वो बायोडाइवर्सिटी है? हां सर है। मैं डिफरेंट हैबिटाट लिख दूं, अब हैबिटाट में तो एबायोटिक फैक्टर भी होता है, तो डिफरेंट हैबिटाट लिख दूं और यहां लिख दूं ऑल, तो मुझे बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, आप देख सकते हो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ में जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, बायोडाइवर्सिटी बोल दिया। क्या बोल दिया उसको अपने ने, बायोडाइवर्सिटी बोल दिया। पहला पेज क्लियर है, साइंटिस्ट का नाम देखो, क्वेश्चन सिर्फ क्या आएगा, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय जेनेटिसिस्ट, इकोलॉजिस्ट, सोशियो बायोलॉजिस्ट, और एक दो और वर्ड यूज करेगा, तो आप क्या लिखोगे, सोशियो बायोलॉजिस्ट। पहला पेज क्लियर है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आओ। आपकी एनसीईआरटी ने ये सारी बात एलियन वाली बात कर दी है, मैं मार्क कर देता हूं। अगर कोई एलियन आएगा और इतने सारे टाइप की चीजें देखेगा तो उसे अजीब लगेगा, डिस्टेंट गैलेक्सी से आएगा। अब अगले पेज जो है वो ये है, हम ये कहते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किसने दी, एडवर्ड विल्सन ने, और वो टर्म क्या है, वो सोशियो बायोलॉजिस्ट है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे कि यार बायोडाइवर्सिटी की हमने बात तो कर ली, हमने कहा यार प्लांट है, एनिमल है, बहुत सारी चीजें हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि यार अलग अलग लेवल्स क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको रियल में बताऊं, हमारी बॉडी में डाइवर्सिटी है, हां तेरी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, क्या उन सेल्स में सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे? नहीं। तो डाइवर्सिटी तो मॉलिक्यूल लेवल से स्टार्ट हो जाती है, सेल के लेवल से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जो इंसान जो है वो सबसे छोटा लेवल है, हम उसके ऊपर की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ, हम पढ़ेंगे कि भाई ह्यूमन एक स्पीशीज है, तो क्या ह्यूमन में भी डाइवर्सिटी है? मतलब जैसे मान लो आप और मेरी शकल तो अलग अलग है ना, तो हमारी कौन सी डाइवर्सिटी है, इसे कहेंगे स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, या हम बोल सकते हैं जेनेटिक लेवल, क्योंकि हम तो सेम स्पीशीज है लेकिन हमारी जीन्स में फर्क है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं अब हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटा लेवल जेनेटिक लेवल है, क्या उससे नीचे भी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है? हो सकती है। पर इकोलॉजी में सबसे छोटा लेवल क्या होता है सर? ऑर्गेनिज्म होता है। मेरी बात समझ पा रहा है? सबसे छोटा लेवल क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसीलिए जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं उसमें लेवल्स की बात करते हैं, तो हम 3 लेवल्स पढ़ते हैं बेटा। जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो 3 लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल का मतलब होता है कि जैसे आप और मैं दोनों सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हो, पर हमारी कुछ जीन्स तो डेफिनेटली अलग है। यस और नो? यस। दूसरा लेवल होता है स्पीशीज, जैसे आप और काऊ एक अलग अलग स्पीशीज है कि नहीं? यस सर। और तीसरा लेवल होता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब होता है कि जब आप अलग अलग कंट्रीज को देखते हो, क्या वहां पर अलग अलग हैबिटाट, अलग अलग एरियाज हैं? बिल्कुल है। तो ये 3 लेवल की हमारे पास क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है। एक जेनेटिक लेवल,
एक स्पीशीज लेवल और एक इकोलॉजिकल लेवल। ये तीन लेवल की हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं कहूं क्या इससे नीचे के लेवल भी पॉसिबल है? हां, पर इकोलॉजी में नहीं, क्योंकि इकोलॉजी में सबसे छोटा लेवल क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, चलिए सर आगे चल लेते हैं। तो सबसे छोटा लेवल हमारे पास जेनेटिक लेवल है। तो जेनेटिक लेवल का मतलब क्या हुआ है, विद इन स्पीशीज जो टू मेंबर्स हैं, जैसे आप और हम हैं एक ही स्पीशीज के टू मेंबर्स, उनमें क्या होता है, सम डिफरेंस होता है किसमें, जीन्स में, सम डिफरेंस इन जीन्स। इसका एक बढ़िया एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या बताया है कि मान लो ये इंडिया है, इंडिया में ये बेटा हिमालय का रीजन होता है। तो हिमालय के रीजन में हमारे पास एक प्लांट मिलता है, उस प्लांट का नाम है रॉ वोल्फिया। क्या नाम है सर, रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया। अब ये जो रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया है ना, इससे केमिकल मिलता है जिसका नाम रेसरपाइन है। तो रेसरपाइन क्या है सर, केमिकल है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मैं इस एरिया में यहां प्रेजेंट हूं, हिमालय में यहां प्रेजेंट हूं, यहां प्रेजेंट हूं, तो रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया क्या शो करता है, जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी शो करता है। मतलब वहां पर अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, रॉ वोल्फिया के प्लांट मिलते हैं। यस, जिसमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ रेसरपाइन का। किसका डिफरेंस होता है बेटा, डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ रेसरपाइन। मेरी बात समझ में आ रही है, देख मेरी बात सुन। रेसरपाइन हो सकता है ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए यूज होने वाला केमिकल है, जो किस प्लांट से मिलता था, रॉ वोल्फिया से। जैसे जैसे मैं हिमालय में एरिया वाइज चेंज करता हूं, तो मुझे रॉ वोल्फिया की वो स्पीशीज मिलती हैं जिनमें अमाउंट अलग है, मतलब स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में अलग अलग फॉर्म मिलती हैं, स्ट्रेन मिलती है या वैरायटी मिलती है, जिसमें अमाउंट ऑफ रेसरपाइन अलग है, रेसरपाइन डिफरेंट है। और क्या बेटा अलग है, उनकी पोटेंसी अलग है। पोटेंसी समझ में आता है, उनका पोटेंसी, पोटेंसी मतलब काम करने की एबिलिटी अलग है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया, तो जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल है रॉ वोल्फिया। कहां मिलता है, हिमालय में, हिमालय माउंटेन में। और रॉ वोल्फिया कुछ ऐसा दिखता है, रॉ वोल्फिया का ये प्लांट है, इसके ये जो इसके फ्रूट्स हैं, इनसे मिलता होगा वो केमिकल। यस, तो ये रॉ वोल्फिया के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास कौन सी डाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल। दूसरा लेवल क्या था सर, दूसरा लेवल था स्पीशीज लेवल, मतलब अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं। तो सेकंड लेवल बेटा हमारे पास है स्पीशीज लेवल। अब देखो क्या होता है, स्पीशीज लेवल का मतलब है डिफरेंट टाइप की स्पीशीज, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। जब आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया का ये वाला पार्ट जो है, यहां पर आपके पास वेस्टर्न घाट है। क्या है प्रेजेंट है बेटा, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट पे क्या होती है, थोड़े से माउंटेन यहां ऊंचे हैं, तो यहां रेन ज्यादा होती है। अगर यहां रेन ज्यादा होगी तो क्या होंगी सर, रिवर्स होंगी। रिवर्स की वजह से यहां पर एम्फीबियंस की स्पीशीज ज्यादा है, तो एम्फीबियंस की स्पीशीज का नंबर ज्यादा है। यस, और किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में यहां पर थोड़ी सी कम बारिश होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इंडिया में बेटा ये वाला पार्ट जो है मेरे पास, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। यहां पर काफी सारी क्या प्रेजेंट है, आप देखो ध्यान से, सह्याद्री और यहां पर नीलगिरी हिल्स ये प्रेजेंट है। तो यहां पर काफी मतलब अच्छे माउंटेन्स वगैरह होते हैं, काफी बायोडाइवर्सिटी है, क्यों, बारिश ज्यादा होती है। क्लियर है, तो यहां किसकी स्पीसीज ज्यादा मिलती है, एम्फीबियंस की। याद हो रहा है, सबसे पहले एडवर्ड विल्सन क्या थे, सोशियो बायोलॉजिस्ट, क्या दी टर्म, बायोडाइवर्सिटी। दूसरा हम लेवल्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले रॉ वोल्फिया, कौन सा लेवल है सर, जेनेटिक लेवल है। दूसरा हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं स्पीशीज लेवल की। वेस्टर्न घाट पे ज्यादा एम्फीबियन, एम्फीबियन कहां मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। क्यों एम्फीबियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। यस, उसके बाद अपने बात कर लेते हैं, तीसरा हम बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है बेटा, इंडिया जो है ना, इंडिया में डिफरेंट इकोसिस्टम है, डिफरेंट टाइप के क्या है बेटा, एरियाज हैं, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है हमारे पास। जैसे मान लो हम बात कर सकते हैं, डेजर्ट है हमारे पास, मतलब डेजर्ट के अलावा माउंटेन है हमारे पास, और क्या है, घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट है, यूसचरीज हैं। तो बहुत सारे टाइप के क्या है, इकोसिस्टम है। किसके कंपैरिजन में, एज कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये क्या है भाई, स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी होती है मैं बता देता हूं, पर आप ये समझो,
इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, वहां पर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम या बायोम प्रेजेंट है जहां पर काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। स्कैंडिनेवियन कंट्री इसको बोलते हैं बेटा। जैसे ये तो अगर ध्यान से देख, यहां पर कुछ कंट्रीज हैं, जैसे ये स्वीडन है, यहां पर ये नॉर्वे है। ये कहां है अर्थ पे? अर्थ पे मेरे पास जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहां ऊपर की तरफ है, ठीक है। इंडिया यहां कहीं है, ये ऊपर की तरफ है, पोल्स के पास है, तो यहां उतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती। फिनलैंड हो गया, इन सब कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो कंट्रीज हैं, ठीक है। सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो? नहीं। तो मेरे पास सबसे पहले ये हो गया, ठीक है। हमने लेवल पढ़ लिया, हमने रॉ वोल्फे की बात कर ली, ठीक है, केमिकल की बात कर ली, रेसर पाइन। उसके अलावा राइस की स्ट्रेन होती है और मैंगो की वैरायटीज होती है, ठीक है। फिर हमने एम्फीबियंस की बात कर ली वेस्टर्न घाट पे। फिर हमने क्या बात कर ली? इकोसिस्टम लेवल पर ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, कोरल रीफ है, मैनग्रोव्स हैं, यस। किसकी कंपैरिजन में? स्कैंडिनेवियन कंट्री। कौन सी? नॉर्वे। क्लियर है? नॉर्वे, फिनलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जो पोल्स के थोड़ा पास हैं। पोल जो है नॉर्थ पोल के पास है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए वहां कम बायोडाइवर्सिटी। यहां तक कोई डाउट है? चैट में बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अब अगला टॉपिक क्या है भाई? सर हमने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा पढ़ी, दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमारे पास, उसमें बेसिकली हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ रहे हैं वो सुन ध्यान से बेटा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। मान लो मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनो, मैं आपसे कहूं कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं? मान लो ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, चैट पे बताओ। क्या मैं जेनेटिक लेवल की बात कर रहा हूं, क्या मैं स्पीशीज लेवल की बात कर रहा हूं, या मैं इकोसिस्टम लेवल की बात कर रहा हूं, या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की? चैट में बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? जल्दी बताओ बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जल्दी बताओ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? सुन लो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं किसकी? ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां पर बात कर रहा हूं हाउ मच बायोडाइवर्सिटी आर प्रेजेंट। मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्पीशीज लेवल की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्पीशीज की। ये चीज समझ में आ रही है? स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो हमने क्या किया बेटा? हमने क्या किया? हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, यस, या नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट, ऐसे IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करती है? ये नंबर मतलब बताती है कि हमने इतनी स्पीशीज है। तो इसने क्या किया था बेटा? IUCN ने बताया है लगभग 1.5 मिलियन से अबव, इससे ज्यादा हमारे पास क्या प्रेजेंट है? बायोडाइवर्सिटी है। इससे ज्यादा हमारे पास लगभग आपके लिविंग वर्ल्ड में लिखा है 1.7 से 1.8 मिलियन, इतनी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये प्रेजेंट का मतलब क्या है? ये प्रेजेंट नहीं लिखा बेटा, ये डिस्कवर्ड है। ये वो है जो हम डिस्कवर्ड कर चुके हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड है, मैनी स्पीशीज हैं जो अभी क्या है बेटा? अनडिस्कवर्ड है। कितनी है? ये बहुत सारी अभी। तो क्या हुआ? अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। टॉपिक को पहले पूरा समझो। देखो टॉपिक ये कह रहा है कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। सर हम स्पीशीज लेवल की बात कर रहे हैं। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, वो बताती है कितनी स्पीशीज हैं। तो उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं, जिसमें से 1.5 से ज्यादा, तो 1.7 1.8 कहां लिखी है? NCERT में, लिविंग वर्ल्ड में। अब पॉइंट ये है कि कितनी अनडिस्कवर्ड है कैसे पता करें? क्या तरीका है? तो उसका ये तरीका है कि देखो, उसका ये तरीका है कि जब आप अर्थ की बात करते हो तो अर्थ में ये जो इक्वेटर है, ये ध्यान दे बेटा, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर के आसपास के एरिया को कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। नाउ दिस इज ट्रॉपिकल एरिया, और ये वाला एरिया कहलाता है टेम्परेट एरिया। तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट सोचे। पहला पॉइंट ये सोचा कि इक्वेटर पर ज्यादा स्पीशीज होती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल, सॉरी, टेम्परेट एरिया। ये चीज समझ में आ रही है? ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा स्पीशीज होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। मेरी बात क्लियर है? बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी से, जल्दी बताओ। ये क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है,
तो हमने ये सोचा कि किस पे ज्यादा स्पीशीज है, इक्वेटर पे ज्यादा है टेम्परेट के कंपैरिजन में। इस बात में कोई डाउट है क्या? इस बात में कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है इस बात में। दूसरा सुन ध्यान से। दूसरा हमने देखा कि मान लो मैं कहता हूं कि एम्फीबियन, वो मुझे लगभग बहुत सारे पता है, पर इंसेक्ट एक ऐसा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो अभी काफी ज्यादा अनडिस्कवर्ड है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया। टू प्रिडिक्ट, हमें प्रिडिक्ट ही करना पड़ेगा। प्रिडिक्ट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज मुझे प्रिडिक्ट करनी है तो कुछ हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरे पास ट्रॉपिकल में ज्यादा स्पीशीज है। ट्रॉपिकल स्पीशीज क्या है, ज्यादा है देन टेम्परेट। टेम्परेट के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल में ज्यादा स्पीशीज है। और जो इंसेक्ट है ना मेरे पास, इंसेक्ट में बहुत सारी अनडिस्कवर्ड है। इंसेक्ट में बहुत सारी क्या है बेटा, अनडिस्कवर्ड है। क्या इतनी बात में कोई डाउट है तुझे? मतलब इंसेक्ट बहुत सारे अनडिस्कवर्ड हैं, ट्रॉपिकल में ज्यादा स्पीशीज हैं। ये सब लगाकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ रैंडम प्रेडिक्शन किए। मतलब मैनी साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा रैंडम प्रेडिक्शन किए। मैनी साइंटिस्ट, एनसीईआरटी कहती है बहुत ज्यादा साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ रैंडम प्रेडिक्शन किए। अब ये रैंडम प्रेडिक्शन में उन्होंने बोल दिया कि यार देखो लगभग 20 से 50 मिलियन हो सकती हैं स्पीशीज। लेकिन नियर करेक्ट प्रेडिक्शन दिया था रॉबर्ट मे ने। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मे, उन्होंने कहा यार देखो भाई, अगर मैं सही से अजम्पशन लगाऊं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों बातें कंसीडर कर रहा हूं और मैं उसी ग्राफ बना रहा हूं और उस ग्राफ को आगे बढ़ाकर ये बता सकता हूं कि लगभग कितनी होगी। तो रॉबर्ट मे का नियर, हम बोलते हैं नियर करेक्ट अजम्पशन है, नियर करेक्ट अजम्पशन मानते हैं, है ना। और वो है लगभग कितना, वो है लगभग कितना, 7 मिलियन। कितना है भाई, 7 मिलियन। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? मूवी देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेक्चर देखना। यस और नो बताओ चैट में, क्योंकि ये आपका भविष्य बनाएगा, बाकी चीजें तो पता नहीं। यस, पर हमें इंटरेस्ट उसमें आता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन से बचो, समय नहीं है इन चीजों का अभी, क्योंकि ये बातें तुम्हारे लेवल की नहीं है अभी। पढ़ाई पे ध्यान दो। यस ठीक है, तो 7 मिलियन। यस, तो रॉबर्ट मे जो है उन्होंने नियरली करेक्ट अजम्पशन दिया है, नियरली करेक्ट प्रिडिक्शन दिया। उन्होंने बोला 7 मिलियन स्पीशीज है। ये रॉबर्ट मे एक इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काम किया, उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। तो यहां तक हमने 2 टॉपिक कर लिए, एक कितनी स्पीशीज पॉसिबल है। तो आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपने क्या करना है, ये लाइनें देखनी है कि कंसिडरिंग दैट द ओवरवेलमिंगली मतलब बहुत सारी स्पीशीज अभी डिस्कवर होनी बाकी है, वेटिंग टू बी डिस्कवर इन ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल में डिस्कवर होनी बाकी है। और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको काफी ज्यादा पढ़ा जाना बाकी है। उस चीज को एक्स्ट्रापोलेट करके बहुत लोगों ने 20 से 50 बोला, पर 7 मिलियन किसने बोला, रॉबर्ट मे ने। ये डाटा है जो आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, यस सर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि अर्थ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी है। हमने नंबर की तो बात कर ली, हमने कहा कि यार रॉबर्ट मे ने बोला है 7 मिलियन, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो हम बात करते हैं डिटेल की। तो कुछ डिटेल ये है कि मान लो अगर हमें जितनी भी डिस्कवर है उसमें से हमारे पास लगभग 70% क्या है, एनिमल्स हैं। 70% क्या है, एनिमल्स हैं। 22% मेरे पास प्लांट्स हैं। अब इस प्लांट्स में आपको समझना पड़ेगा, इसमें एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है, एनजीओ है। लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत चालाकी से फंजाई भी इसी में लिख दिया है। आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये गलती होने का एक पॉइंट ये था। ठीक है सर। और 8% अदर है। अब ये 8% अदर्स में क्या आ सकते हैं, प्रोटिस्टा वगैरह आ सकते हैं। यस, प्रोटिस्टा वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, ये डाटा है हमारे पास जो एनसीईआरटी कहती है। उसके बाद कहती है आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 इंसेक्ट है। तो सबसे ज्यादा क्या है बेटा, 7 इंसेक्ट है। यस, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है कि प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स को नहीं इंक्लूड किया है, नॉट इंक्लूडेड इन दिस डाटा।
इस डाटा में प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया। एनसीईआरटी बोलती है यार प्रोकैरियोट को नहीं लिया हमने। अब उसका एक रीजन बताती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम देखें करंट टैक्सोनॉमिक मेथड, मतलब जो तरीके हैं क्लासिफिकेशन के बैक्टीरिया को, वो सही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें कल्चर नहीं किया जाता। अब कई बार दिमाग में आता है यार कल्चर करने से क्या हो गया, कल्चर क्या होता है, कलेक्ट करना। तो जब बहुत सारे बैक्टीरिया को अपने कलेक्ट नहीं कर सकते, ला नहीं सकते साथ में, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको आप कल्चर नहीं कर सकते। तो मैनी सच बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको विच कैन नॉट बी कल्चर, जिसको हम नहीं कर सकते, क्या कल्चर नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स को नहीं इंक्लूड किया है इस डाटा में। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि करंट मेथड ठीक नहीं है। करंट टैक्सोनॉमिक मेथड इज नॉट करेक्ट, मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट। करेक्ट बोलना ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। और एक रीजन और है बेटा, मेरी बात सुन, ये दो बैक्टीरिया हैं तेरे पास, इन दोनों बैक्टीरिया में सिर्फ एक केमिकल का फर्क है। इसका मतलब इन दोनों में बायोकेमिकल डाइवर्सिटी है। अगर इतनी छोटी सी बात को लेके स्पीशीज बनाऊंगा ना, तो बैक्टीरिया की ही लाखों में चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं मॉलिक्यूलर और केमिकल डाइवर्सिटी को लूं, मॉलिक्यूलर और केमिकल डाइवर्सिटी को लूं, तो क्या होगा, उसको अगर मैं लूं, उसको इंक्लूड करूं, तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कैन रन इनटू मिलियंस। वो किस में चली जाएगी, मिलियंस में चली जाएगी। ये चीज क्लियर है कि नहीं, बताओ, ये चीज क्लियर है कि नहीं। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास किस में जा सकती है, मिलियंस में जा सकती है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है। तो हमने यहां पर बात कर ली है बेटा, हमने यहां पर बात कर ली है, ये वाली ये बातें कर ली। अब आ जाओ अगली, नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, देख ध्यान से सुन। ये पाई चार्ट दे रखे हैं, इन पाई चार्ट से तू क्या समझ रहा है, देख। सबसे पहला पाई चार्ट दे रखा है इनवर्टिब्रेट्स का, दिख रहा है तुझे। मुझे एक चीज बता, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ी फाइलम कौन सी है, सब चैट में बताना भाई। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ी फाइलम कौन सी है, चैट में बता। देख अभी हमने कहा कितनी बायोडाइवर्सिटी, तो हमने कैसे बताया, 70% एनिमल से, मतलब एनिमल ज्यादा होते हैं, 22% प्लांट है और 8% अदर है। पर उन प्लांट्स में फंजाई दे रखा है, ठीक है। हर 10 में से 7 इंसेक्ट हैं। प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि अगर करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास करंट सही मेथड नहीं है इंक्लूड करने के लिए। अब ये पूछा जा रहा है इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ी फाइलम, तो हमने कहा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा ग्रुप इंसेक्टा। ये चीज समझ में आ रही है। तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा इंसेक्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। इंसेक्ट के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आ गई मोलस्का, फिर आ गई क्रस्टेशिया। अब आपको पता होना चाहिए क्रस्टेशियन, ये और ये मिलकर, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये और ये मिलकर आर्थ्रोपोडा है, यस। और अगर मैं आगे चला जाऊं तो फिर मेरे पास क्या आएंगे, अदर एनिमल्स आ जाएंगे। तो ये पहले वाले पाई चार्ट का है बेटा, पहला वाला पाई चार्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस पर। अब वर्टिब्रेट्स में बात कर लेते हैं। अब यहां से आपको यह चीज समझ में आ रही है कि वर्टिब्रेट में फिश सबसे ज्यादा है, फिर मेरे पास एम्फीबियंस हैं, सॉरी, फिर मेरे पास रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, फिर मेरे पास एम्फीबियंस और मैमल्स हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इससे रिलेट करके। सर क्या क्वेश्चन है बताओ। क्वेश्चन ये है कि यार फिश सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, अर्थ पर 70% पानी है, तो इसलिए फिश ज्यादा है। दूसरा, एम्फीबियंस कम क्यों है, एम्फीबियंस कम इसलिए क्योंकि फ्रेश वाटर के सोर्स बहुत कम है। क्योंकि आप अपनी एनिमल किंगडम जाके पढ़ो, एम्फीबियंस सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो फ्रेश वाटर के सोर्स बहुत कम है। और मैमल्स कम क्यों है, क्योंकि मैमल्स का साइज बड़ा होता है, बड़े साइज के जीव का जिंदा रहना मुश्किल होता है और उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं बनती उसकी, तो मैमल्स कम है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लांट्स में। अब आप देख पा रहे हो प्लांट्स में फंजाई बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, पर याद रखना एंजियोस्पर्म ज्यादा होते हैं, किससे, फंजाई से। अब ये 2 किंगडम के अकॉर्डिंग तो भाई ठीक है, प्लांटे में लिख दिया। फिर मेरे पास एल्गी आ गई, फिर मेरे पास मॉस आ गए, मॉस ब्रायोफाइट में गए, फर्न आ गए, और सबसे कम मेरे को लाइकन लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें जिम्नोस्पर्म मेंशन नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म तो सबसे कम होता है, लीस्ट होता है, सबसे कम जिम्नोस्पर्म होता है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है, सर इंसेक्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट है, यस और नो, यस। दूसरा, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है, सर फिश है,
एम्फीबियंस क्यों कम है? क्योंकि वो फ्रेश वाटर में होते हैं, प्लांट्स में आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी है, ये सारा है। जिम्नोस्पर्म सबसे कम होते हैं। एंजियोस्पर्म आसपास है, क्योंकि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। और एंजियोस्पर्म एवोल्यूशन में ये बात है, एंजियोस्पर्म और आपकी ये हनी भी साथ में इवॉल्व हुए थे पॉलिनेशन के लिए। क्लियर है? तो करंट एज मैमल्स की है और एंजियोस्पर्म की है। यस यस यस, क्लियर है? आ जाओ आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बेटा, और हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की। ठीक है, तो आप ये डाटा देख सकते हो, 70% 7 आर इंसेक्ट। यस, ये वाला तो अभी तक जो डाटा मैंने लिखवाया 70% ये रहा, 22% ये रहा। अब आप बात करते हैं अपने बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की। सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं आपको सही पेज से पढ़ा रहा हूं ताकि चैप्टर को हम टाइमली फिनिश भी करें। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट है सिर्फ, जो ध्यान से। एडवर्ड विल्सन, सोशियो बायोलॉजिस्ट। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रोवोल्फिया। और क्या था? एम्फीबियंस, वेस्टर्न घाट में ज्यादा। और क्या था? स्कैंडिनेवियन कंट्री से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। यस, उसके बाद रॉबर्ट में कितना बोला उसने, जल्दी बता। रॉबर्ट में ने कितना बोला? सर 7 मिलियन है, वो नंबर बताया। यस, उसके बाद हमने 70% एनिमल्स, 22% प्लांट। फिर हमने बाई चार्ट पढ़ ली, बस इतना ही तो पढ़ा है। यस, प्रोकैरियोट्स को नहीं लेते, उसका रीजन बताया। अब आ जाओ इंडिया। इंडिया बेटा 2.4% एरिया है टोटल लैंड एरिया का। टोटल लैंड एरिया का इंडिया का कितना है? 2.4% एरिया है। पर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी 8.1% बायोडाइवर्सिटी है। और इंडिया किस में आती है बेटा? इंडिया आती है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्या नंबर है, 12 के अंदर है, मतलब काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। यस, दूसरा हम ये बोलेंगे बेटा, लगभग 45,000 टाइप के प्लांट्स हैं हमारे पास जो डिस्कवर है, और 1 लाख के आसपास एनिमल्स। इतना हमारे पास ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। अगर मैं रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग मानूं, रॉबर्ट मे की बात मानूं, तो रॉबर्ट मे ने क्या बोला था बताओ? रॉबर्ट मे ने बोला था 7 मिलियन टोटल है और उसमें से 1.5 की अबव डिस्कवर्ड है। तो ये जो है ये लगभग 22% है। मेरी बात सुन ध्यान से, रॉबर्ट मे ने बोला था 7 मिलियन टोटल है, उसमें से कितनी डिस्कवर्ड है? सर 1.5 अबव डिस्कवर्ड है। तो टोटल कितनी है? टोटल कितनी है बता जल्दी से चैट में। टोटल एनसीईआरटी कह रही है लगभग ये 22% है जो डिस्कवर्ड है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि यार ये जो है ये 22% है इंडिया में जो डिस्कवर्ड है, तो अभी कितने और डिस्कवर्ड होने बाकी हैं? तो लगभग 1 लाख के आसपास अभी प्लांट और 3 लाख के आसपास एनिमल, इतने अभी डिस्कवर्ड होने बाकी हैं इंडिया में। इतने अभी क्या है? नीड टू बी डिस्कवर्ड, नीड टू बी डिस्कवर्ड। एक दुख की बात यह है, जो एनसीईआरटी लिखती है, अपनी एनसीईआरटी खुली है तो पढ़ लो उसे, मतलब इतने अभी डिस्कवर होने बाकी हैं। इतने डिस्कवर हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 मिलियन क्या है नंबर टोटल है, उसमें से कितने डिस्कवर थे? 1, जो कि लगभग 22% है। अब एनसीईआरटी ये कहती है जितने रिसोर्सेज और मैन पावर इंडिया में है या किसी भी कंट्री में है, बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, डिस्कवर कर पाएंगे। बहुत लंबे समय तक मर जाएंगे उससे पहले प्लांट और एनिमल। मतलब वो जो नेचर की इन्वेंट्री है, मतलब जो नेचर है वो जल रहा है, वो मर रहा है, उससे पहले हम डिस्कवर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी स्पीशीज तो पता ही नहीं लगेगा, मर जाएंगी। यस, ये सिचुएशन है बायोडाइवर्सिटी की इंडिया में। अब आगे जाते हैं, अगर आप देखो ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे 45,000, ठीक है, 12 मेगा डाइवर्सिटी, 2.4 और 8.1, ये वो नंबर्स हैं जो आ सकते हैं। यस, क्लियर है? 22% वाली बात वो है जो डिस्कवर है। अगर ये सही माने तो 1 लाख और 3 लाख का नंबर जा सकता है। और जितने रिसोर्सेज हैं, होपलेस है सिचुएशन, लिखा हुआ होपलेस है। चले आगे, ठीक है, देख रहे हो कितना बढ़िया सीन है। चैट में बताओ, थक गए? चले आगे, जल्दी बताओ चैट में, चैट में बताओ भाई, चले आगे। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बता दो, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? चैट में बता दो बेटा। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, चले आगे। यस, बता दो।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो आगे आ जाओ बेटा। अब आ जाओ पैटर्न्स। पैटर्न्स का क्या मतलब होता है, मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान सुने। ये जगह आपने पहचाने, आपने सर क्या है, क्या यहां पर सब जगह एक जैसी बायोडाइवर्सिटी नहीं सर, यहां ज्यादा काऊ है, यहां कम काऊ है। मेरा सवाल ये आपसे, क्या बायोडाइवर्सिटी को लेके कोई पैटर्न प्रेजेंट है? क्या बायोडाइवर्सिटी को लेके किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न प्रेजेंट है? आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या कोई भी पैटर्न हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को लेकर प्रेजेंट है? क्या हम कोई पैटर्न देखते हैं अर्थ पे? क्या हमें ऐसा लगता है कि कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है? तो अपने दिमाग में कुछ बातें बिठाओ। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अर्थ पर यह जगह इक्वेटर है। इक्वेटर पता है, यहां सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है। तो जब हम इक्वेटर से, ये इन्हें हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी घटती है, और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, क्या कोई पैटर्न दिखता है? सबसे पहले है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो जब हम इक्वेटर से पोल पे जाते हैं बेटा, इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। तो कुछ डाटा है इस बात को लेके, बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पर है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पर है बताओ? तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मेरे पास है ट्रॉपिकल एरिया में। अब यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स? इक्वेटर इस सिंगल लाइन को कहते हैं, ये जो पूरा एरिया है इसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? इक्वेटर एक सिंगल लाइन है, जीरो, और जो पूरा एरिया है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स देती है, कहती है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ मैक्सिमम डाइवर्सिटी है। क्या है हमारे पास? मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहां है। दूसरा एनसीईआरटी कहती है कि यार जो बर्ड की स्पीशीज हैं, बर्ड, ठीक है, वो हमारे पास कोलंबिया एक कंट्री दिखा रहा है, फिर कह रहा है न्यूयॉर्क, और फिर कह रहा है ग्रीनलैंड। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये कह रहा है कि कोलंबिया इक्वेटर पे, मैं दिखाता हूं आपको अभी। फिर अपने न्यूयॉर्क चले जाएंगे जो 41 डिग्री नॉर्थ है, फिर ये 71 डिग्री नॉर्थ पे है। इस पे लगभग 105 बर्ड की स्पीशीज मिलती हैं, इस पे 56 है, इस पे 1400 है। मतलब क्या हुआ, जो कंट्री इक्वेटर पर है उस पे ज्यादा बर्ड की स्पीशीज है, लेकिन जो पोल्स की तरफ चले गए यहां कम है। जैसे आपको देखना, ये देखिए, ये लाइन इक्वेटर है बेटा, ये लाइन इक्वेटर है, ये वाली, ये इक्वेटर की लाइन। अगर ध्यान से देख, ये इंडिया है, इसके जस्ट नीचे से जा रही है अफ्रीका है, ये अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके सेंटर से ऐसे जा रही है। और ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका जो है ना, ये यहां देख, ये कुछ कंट्रीज हैं, अब देख कौन कौन सी है। ये कोलंबिया है, ये ग्रीन वाली देख, ये कोलंबिया है। ये वाली तेरे पास वेनेजुएला है, ये वाली यहां पर नीचे इक्वाडोर है। तो ये थोड़ा लाइन नीचे करूंगा तो इससे जाएगी, एक्चुअल में यहां से जाती है ये लाइन। ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया, इनसे पास होती है लाइन। यस, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा हल्का सा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तो आपको आइडिया लगना चाहिए। अच्छा, यहीं पर अमेज़न फॉरेस्ट है, ये वो एरिया है जहां पर ब्राजील आ जाएगा बेटा, ये ब्राजील है, ये यहां पर ये अमेज़न फॉरेस्ट यही है, पूरा अमेज़न फॉरेस्ट। तो अब आइडिया लग रहा है भाई, इक्वेटर के पास ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये ब्राजील है, ये सारी कंट्रीज हैं। उसके अलावा इंडिया भी ज्यादा दूर नहीं है। क्लियर है? अब देख, यहां पर ये कहेगा ये कहीं पर यहां न्यूयॉर्क होगा, यहां कहीं ग्रीनलैंड होगा। तो यहां कह रहा है 1400 स्पीशीज हैं, यहां जाएंगे लगभग 105, यहां जाएंगे 56। तो घटेंगी ना बर्ड की स्पीशीज। सर नंबर याद करने नहीं, ठीक है। अब देख, अब ये कह रहा है, ठीक है सर, उसके बाद कह रहा है कि अमेज़न फॉरेस्ट है। तो अमेज़न फॉरेस्ट जो है आपको पता है किसमें, किसमें बेटा? अमेज़न फॉरेस्ट अभी पढ़ा हमने, साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका में उसमें बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, उसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। उसमें नंबर्स में बेटा 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब इस इनवर्टिब्रेट्स में आपको पता है कि मैक्सिमम इंसेक्ट होंगे। फिर मेरे पास लगभग मान लो 3000 मेरे पास फिश हैं। यस, लगभग 45,000 के आसपास प्लांट्स हैं, ये ठीक कर लेना यहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो। और मेरे पास कुछ 1300 बर्ड्स हैं। यस, आप देख रहे हो। और 78 मैमल्स हैं। यस, ठीक है, क्लियर है। 478 मैमल्स और एम्फीबियंस हैं। एक चीज यहां पर अजीब है
कि रेप्टाइल्स का नंबर एम्फीबियंस से कम है? कौन बच्चा बताएगा क्यों? Why in amphibians number of reptiles are less than amphibians? ऐसा क्यों है? कौन बताएगा? सोचो। ऐसा इसलिए बेटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि एम्फीबियंस कहां मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत बारिश होती है, वहां बहुत ज्यादा रिवर्स हैं, तो वहां एम्फीबियंस मिलेंगे। रेप्टाइल्स की नेचुरल हैबिटेट है डेजर्ट, तो रेप्टाइल्स की कम स्पीशीज है। तो ये की चीज क्या दिखा रही है कि इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ऐसा ही एक डाटा इसने इसको लेकर लिखा है बेटा, न्यू इसको लेकर, क्या नाम है हमारे पास, यूएसए को लेकर इसने लिखा है कि हमारे पास फॉरेस्ट इक्वल एरिया में टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट यूएसए में, देखो कह रहा है इक्वाडोर एक कंट्री है, उसमें 10 टाइम स्पीशीज मिलेंगी प्लांट्स की। किसके कंपैरिजन में? यूएसए के। अब यूएसए कहां और इक्वाडोर कहां? ये देख, ये इक्वाडोर है, ये इक्वेटर के पास है, मतलब इक्वेटर पे ही होता है ये, और यहां यूएसए। देख बेटा, ये मैक्सिको होता है, ये मैक्सिको है, ये यूएसए मान ले। तो यूएसए जो है ना हमारे पास, इसमें कम स्पीशीज मिलेंगी, यहां ज्यादा मिलेंगी। लॉजिकल है ये बात, यस। अब हमें ये अमेज़न फॉरेस्ट का डायग्राम है, देख ले। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पे क्यों है? सवाल ये है कि इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पे क्यों है? इसके 3 रीजन लिखे। पहला, इक्वेटर पे ज्यादा लाइट पड़ती है। ज्यादा लाइट पड़ने से क्या होता है? ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, जो इनडायरेक्टली इंक्रीज करती है। ध्यान रखना, इनडायरेक्टली, ये वर्ड याद रखना, इनडायरेक्टली इंक्रीज करती है बायोडाइवर्सिटी। इनडायरेक्टली इंक्रीज करती है क्या? बायोडाइवर्सिटी को। यस और नो? यस और नो? यस सर। दूसरा हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो इक्वेटर है ना बेटा, इक्वेटर, वो उसमें सीजन नहीं होते, लेस सीजनल होता है। मतलब वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पे ना विंटर आती है ना समर आता है, लेस सीजनल होता है। अगर सीजन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? निश स्पेशलाइजेशन होगा। निश स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब, मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूं। अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, उससे क्या हो रहा है सर? बहुत ज्यादा ठंड पड़ने से क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ने से दिक्कत यह है बेटा कि बहुत सारी स्पीशीज जो काफी विंटर फील कर रही हो मर जाएंगी। ऐसे जब बहुत ज्यादा समर होगी, कुछ स्पीशीज तब मर जाती हैं। लेकिन अलग अलग स्पीशीज, ज्यादा स्पीशीज बनने के चांसेस कब है? जब सीजन ना हो, कांस्टेंट क्लाइमेट हो। कैसा क्लाइमेट हो? कांस्टेंट क्लाइमेट हो। और नई स्पीशीज बनने के लिए निश का अलग होना जरूरी है, दो निश अलग होना जरूरी है। तो निश स्पेशलाइजेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है नई स्पीशीज बनती है। तीसरा हम ये कह रहे हैं कि जैसे अपने पास ये अर्थ है, तो जो इक्वेटर वाला एरिया है ना, वहां पर उतने ज्यादा ग्लेशियर्स नहीं आए हैं कभी। जैसे आप याद करो, आपने कभी कोई मूवी देखी थी, याद करो, एक मूवी थी जिसमें मतलब बर्फ जमी रहती थी, याद, आइस एज करके। आइस एज क्या था? जब सब जगह बर्फ जम जाती थी, तो कुछ एरियाज जो बचते थे वो इक्वेटर के आसपास के बचते थे। तो हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेटर जो है उस पर नॉट डिस्टर्ब्ड बाई फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। बेटा ये कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे तुम्हें, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन लाइक पोल्स। तो इसीलिए डाइवर्सिटी बन पाई, लाइक पोल्स। इसीलिए सो डाइवर्सिटी क्या रही? बन पाई। डाइवर्सिटी क्या रही? सरवाइव करी और इवॉल्व करी, सरवाइव करी और इवॉल्व करी। तो 3 रीजन है, ज्यादा लाइट, ज्यादा खाना, इनडायरेक्टली इंक्रीज। मैं इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। देख, अगर किसी तालाब में, तुझे पता है भी है इनडायरेक्टली मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर किसी तालाब और पॉन्ड में बहुत ज्यादा खाना होता है, खाना मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन आ जाए, तो वहां पर एल्गी की ब्लूम हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से। तो जब एल्गी की ज्यादा ग्रोथ होती है तो बायोडाइवर्सिटी घटनी चाहिए। पर यहां पर हम इसीलिए इनडायरेक्टली वर्ड लिख रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लिख रहे, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जरूरी नहीं है बायोडाइवर्सिटी बढ़े, पर इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। दूसरा हम ये कह रहे हैं इक्वेटर पर क्या है? लेस सीजनल है, निश नया बन जाएगा, और डाइवर्सिफिकेशन। तो 3 रीजन है, एक वहां पर ग्लेशिएशन नहीं हुई, दूसरा सीजन नहीं होते, तीसरा लाइट ज्यादा है। क्लियर है? अब आओ बेटा आगे चलेंगे और हम बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे। मतलब क्या हुआ? हमने बोला पैटर्न की बात की, हमने कहा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, स्पीशीज क्या कर रही है? बढ़ रही है, घट रही है? सर घट रही है। यस और नो? यस सर। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं? हम यहां पर कह रहे हैं, ध्यान से सुनियो, हम यहां पर कह रहे हैं कि
हमारे पास जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, जैसे मान लो यहां छोटा एरिया लिया, अब मैंने बड़ा एरिया लिया, तो जैसे जैसे मैं एरिया इंक्रीज करूंगा ना, तो मेरे पास क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर, ये पहले एनवायरमेंटल इशू में भी नाम लिखा था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में है। साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट, अब आप समझ सकते हो किसकी बात कर रहा है ये, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में क्या खास बात है सर, वहां वहां वो अमेजोन फॉरेस्ट है। तो साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में उनका काफी ज्यादा क्या है, काम था, एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने बोला एज वी इंक्रीज एरिया, जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाऊंगा क्या होगा, स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा। यहां पर स्पीशीज के नंबर को एक और शब्द से रिप्लेस कर रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस। ये चीज समझ में आ रही है? तो स्पीशीज नंबर इंक्रीज हो जाएगा, स्पीशीज रिचनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये बोला उन्होंने, अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, एरिया बढ़ाओगे, ध्यान से सुनो बेटा, जैसे जैसे आप क्या करोगे, एरिया बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा आपका, ध्यान देंगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, एरिया बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो उनका नाम क्या था सर, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। कहां कहां काम किया उन्होंने, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में, अमेजॉन फॉरेस्ट के आसपास। जब मैं एरिया बढ़ाऊंगा स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा। तो हम इसको एक ग्राफ से दिखा सकते हैं, इसको एक ग्राफ से दिखा सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ये है, ग्राफ ये है, जहां पर हमने यहां पर हमने क्या लिखा है, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हमने लिखा है स्पीशीज रिचनेस, यस, और यहां मान लो मैंने एरिया लिख दिया। तो स्टार्टिंग में तो ग्राफ ऐसे जाएगा, पर ये इस तरीके से घूम जाता है, मतलब कांस्टेंट पे चला जाता है। अब इस ग्राफ को एनसीईआरटी कहती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बोलती है, कहती है ये जो रिलेशन आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ऐसा आ रहा है। तो इसके लिए एनसीईआरटी कहती है कि एस का मतलब है स्पीशीज रिचनेस, एस का मतलब क्या है, स्पीशीज का नंबर, रिचनेस। ए का मतलब है एरिया। तो ये जो ग्राफ है ना, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और हमारे पास बेटा उसने क्या किया है, ए के ऊपर एक वैल्यू लिख दी है जेड। अब ये जेड क्या है मैं बता देता हूं। जेड क्या है बेटा, इसे कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब घटना, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। अब देखो इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया, ये इस इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन इस ग्राफ के लिए एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जेड लिखा है, और जब एस को लिखेंगे तो सी ए जेड, एक कांस्टेंट लिख दिया, सी ए जेड ऐसे कांस्टेंट लिख दिया। क्लियर है? अब मान लो मैं ऐसा ही एक ग्राफ बनाऊं, सेम ग्राफ बनाऊं, पर मैं ये ग्राफ में क्या करूं, ध्यान से सुनिए बेटा। मान लो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, एस इज इक्वल टू सी ए जेड लिख दिया, यस। अब मान लो मैं इसका लॉग ले लूं, तो क्या हो जाएगा, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। अब आपको याद है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, याद है किसी को? ये y है, ठीक है, सॉरी mx चाहिए मुझे, ये m है, z ये x है, ये c है और ये y है, यस। तो अगर आप ध्यान से देखो, y एक्सिस पे मैं क्या लिखूंगा, log s, इधर लिखूंगा log a, और एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दूंगा ऐसे, यस। और ये जो स्ट्रेट लाइन का बनेगा इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा z, यस, ये रहा स्लोप, यस। और ये c क्या आएगा सर, c इंटरसेप्ट आएगा, किस पर, y एक्सिस पर, ये रहा यहां पर, ये c है। तो एनसीईआरटी क्या करना चाह रही है, मेरी बात सुनो, ये इक्वेशन से क्या आपको मैथ पढ़ाना चाह रही है? नहीं, एनसीईआरटी सिर्फ ये बता रही है कि जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता हूं स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक। ये किसने बताया, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। उसने कहा कि ये जो रिलेशन आएगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, जिसकी इक्वेशन ये है। अगर मैं लॉग लेके बनाऊंगा तो ऐसी इक्वेशन आएगी, मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ ये है। ये चीज समझ में आ रही है? और यहां पर z क्या है, स्लोप है। स्लोप मतलब z क्या है, एक वैल्यू रहती है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं,
और ये जो वैल्यू निकाली जाती है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये z जो है ये स्लोप है। साइंटिस्ट लोगों ने जब ये z की वैल्यू निकाली अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए, अलग अलग एरिया में, एनसीईआरटी ने बोला ब्रिटेन में निकाली, न्यूयॉर्क में निकाली, अलग अलग एरिया में निकाली, तो ये वैल्यू एक रेंज में मिल रही थी। तो ये जो z है ना बेटा, z है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, z को नाम दे रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या नाम दे रहे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना बेटा, ये एक वैल्यू है, हमारे पास एक वैल्यू है। तो ये जो z की वैल्यू मेरे पास, जिसे मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक रेंज में आएगी और वो रेंज दे रखा है 0.1 से 0.2 और ये इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होती है किसमें, एरिया अंडर कंसीडरेशन। मान लो ब्रिटेन में ले लो, कहां ले लो, यूएसए में ले लो, कहीं भी ले लो। दूसरा टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ये वैल्यू आ रही है z की, ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू z की है। एनसीईआरटी ने कहा है कि फॉर लार्ज कॉन्टिनेंट, बड़े कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया, या फॉर ग्रुप लाइक मैमल्स और बर्ड्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, बेसिकली कौन से बर्ड, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, z की वैल्यू थोड़ा स्लोप जो है स्टीप है। अब देख बेटा, स्लोप स्टीप का क्या मतलब है, देख ये एक स्लोप है, देख ध्यान से सुनिए, एक स्लोप ये है ऐसा और एक ये स्लोप ये है। तो ज्यादा स्टीप स्लोप ये है ना, स्टीप समझ में आता है, ज्यादा ऐसा, देख स्टीप जैसे ये ऐसा और ज्यादा ऐसा, तो स्लोप स्टीप है, मतलब z की वैल्यू हाई है। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हाई है। तो z की वैल्यू हाई आई है इस केस में, क्लियर है, और वो आती है लगभग 1.2 के आसपास। एनसीईआरटी ने बोला है इन ग्रुप्स के लिए तो 1.15 है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने बताया, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से, सब अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने बोला जैसे जैसे एरिया बढ़ाऊंगा स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, पर एक लिमिट तक बढ़ती है। उन्होंने बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, S इज इक्वल टू CAZ उसकी इक्वेशन है। जब हमने लॉग ले लिया तो इक्वेशन अलग आ गई हमारे पास, यस ठीक है। उसके बाद हमने बोला z क्या है, एक स्लोप है। ये स्लोप क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक रेंज कि कितनी मतलब वैल्यू रहेगी स्पीशीज रिचनेस के पर यूनिट एरिया। तो वो जो रेंज है ना, जो स्लोप है, वो 0.1 से 0.2 है मैक्सिमम स्पीशीज के लिए। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, बड़े कॉन्टिनेंट में, या हम बोलेंगे किसमें, जो मैमल्स और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए, ये ज्यादा स्लोप स्टीप है। स्टीप समझ में आता है, स्टीप, ये रहा स्टीप, यस। यहां स्लोप लेस है, लेस, स्टीप का मतलब ज्यादा स्लोप है, यस ये चीज है। तो ये चीज आपकी एनसीईआरटी देती है और आपको ध्यान रखना है कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में किसने, अलेक्जेंडर, जर्मन साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, यस। उन्होंने क्या देखा, स्पीशीज रिचनेस, बट क्या कहा, एक लिमिट तक, और उन्होंने कहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लॉग लेके ये इक्वेशन आई, तो ये वाली विदाउट लॉग है और ये लॉग के साथ है, यस ठीक है, क्लियर है। फिर उन्होंने बोला कि z की वैल्यू इसके बीच में आएगी, लेकिन कुछ बड़े ग्रुप्स के लिए किसके बीच में आएगी, इसके बीच में, और स्लोप इज फाउंड टू फ्रूट ईटिंग बर्ड्स वगैरह के लिए इतना है यहां पे, यस ये चीज समझ में आ रही है। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं यार बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप इस बात को बहुत जेन्युइन तरीके से समझना। क्या यहां तक क्लियर है, पहले बता दो चैट में जल्दी से बताओ भाई, यहां तक क्लियर है बेटा। लेक्चर में आपको ध्यान से सारी चीजें समझनी है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स बैठ गए तो। बस यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी चैट में बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है बेटा। यहां तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है आपको। अब मेरी बात सुन ध्यान से, अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा कि मान ले बायोडाइवर्सिटी घट रही है, 5 एंड्स की स्पीशीज मर गई, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं है। मेरी बात समझ ध्यान से, हमें क्या है बेटा, हमें नेचर में समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोडाइवर्सिटी आपके लिए क्या रोल प्ले करती है, क्या काम करती है बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे पहले आपको इस बात से समझना पड़ेगा कि अगर आप फॉरेस्ट में देखते हो, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने कभी देखा है कि फॉरेस्ट में मतलब प्लांट्स अपने आप उग रहे हैं,
क्या उन्हें जरूरत पड़ रही है उसको खाद देने की, पानी देने की? नहीं, अपने आप उग रहे हैं। लेकिन जब आप एग्रीकल्चरल फील्ड में जाते हो वहां आपको ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि क्योंकि वहां बायोडाइवर्सिटी कम है, वहां पर एक ही तरह के प्लांट उग रहे हैं। तो लॉजिक ये है कि सबसे पहला अगर मैं रोल आपसे कहूं बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी, तो मैं ये बोलूंगा कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, क्योंकि बेटा आपको मेन पॉइंट्स याद करने हैं, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी ज्यादा टाइप की स्पीशीज होंगी उतनी ज्यादा प्लांट प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ज्यादा एनुअल प्रोडक्टिविटी होगी। इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट भी है जो एक साइंटिस्ट ने किया था, जिसको अपने देखेंगे, जो सपोर्ट किया था किसने? डेविड टिलमैन ने। तो एक साइंटिस्ट थे डेविड टिलमैन, उनका हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा इंटरनल डिस्टरबेंस का। नो इंपैक्ट ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस, नो इंपैक्ट ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस का हमारे पास कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा हम क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से बेटा। पहला हमने बोला जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उतनी प्रोडक्टिविटी है। दूसरा हमने बोला कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है उतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इंटरनल डिस्टरबेंस का। क्या यह बात में कोई डाउट है तुम्हें? इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इंटरनल डिस्टरबेंस का, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? तीसरा हम ये बोलेंगे, मान लो देखो इंटरनल डिस्टरबेंस क्या होती है कि एक फॉरेस्ट में मान लो खाना कम हो गया, कोई पर्टिकुलर टाइप के प्लांट मर गए, कोई और प्लांट से सपोर्ट मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लो एक एनिमल है जो एक पर्टिकुलर प्लांट को खाता है, तो अगर वो नहीं है तो किसी और को खा लेगा, अगर बायोडाइवर्सिटी है। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या होगा, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा कम इंपैक्ट होगा एक्सटर्नल, लेस इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिस्टरबेंस क्या होती है? एक्सटर्नल डिस्टरबेंस का मतलब होता है कोई बाहर से स्पीशीज आ जाए, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो जाए। आज बेटा वर्ल्ड इतना खराब कोविड से क्यों हुआ? क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी घटाते जा रहे हैं। अब कहीं भी कोई नई चीज आएगी बहुत बड़ा इंपैक्ट मारेगी। एलियन स्पीशीज होता है कोई ऐसी स्पीशीज जो पहले उस एरिया में नहीं थी, नई जगह चली गई। अगर वहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तो इंपैक्ट नहीं पड़ता उस जगह का, उस जगह पर, लेकिन अगर कम है तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तीन मेजर रोल हैं जो बायोडाइवर्सिटी करती है। और हमारे पास कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि यार क्या काम कर रही है बायोडाइवर्सिटी, यस और नो। तो सबसे पहले अपने देखेंगे यहां पर बेटा, यहां पर देखेंगे कि डेविड टिलमैन ने क्या किया था। तो डेविड टिलमैन ने एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स किए थे बेटा, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे किसके लिए? ऑन एनुअल प्रोडक्टिविटी। एनुअल प्रोडक्टिविटी पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या देखा, उस चीज को मैं आसानी से दिखा सकता हूं आपको। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा, मान लो उन्होंने ये दो प्लॉट ले लिए, सेम एरिया के प्लॉट ले लिए, प्लॉट मतलब एरिया। उन्होंने देखा कि 2022 में, 2021 में, 2022 में और 2023, मैंने रैंडम ईयर डाला। यहां प्रोडक्टिविटी 100 है, यहां 100.02 है, यहां 100.05 है। इसमें बायोडाइवर्सिटी का मतलब है स्पीशीज। यहां मान लो स्पीशीज थी मान लो 500, यहां बायोडाइवर्सिटी है कम, लेस है, तो यहां मान लेते हैं 100 स्पीशीज है। यस और नो? यस। तो मैंने यहां पर लिखा है 2021, 2022 और 2023। हो सकता है यहां 105 हो, यहां फिर 30 आ जाए, फिर 80 आ जाए। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो ये प्रोडक्टिविटी दे रखी है, कांस्टेंट है। ये क्या आ रही है? कांस्टेंट है। और ये मेरे पास वेरिएबल आ रही है, ये मेरे पास क्या आ रही है? वेरिएबल आ रही है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये मेरे पास क्या आ रही है? वेरिएबल आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि डेविड टिलमैन ने बोला था कि एरिया विद मोर बायोडाइवर्सिटी शो लीस्ट वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी। मैं लिख रहा हूं, क्या बोला था उन्होंने? एरिया विद मोर बायोडाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा लीस्ट वेरिएबल। लीस्ट वेरिएबल है किसमें? लीस्ट वेरिएबल है किसमें? प्रोडक्टिविटी में। तो इसका मतलब वेरिएशन नहीं मिलती, प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी कांस्टेंट मिलती है। क्या यह बात समझ में आ रही है? क्या यह बात क्लियर है आपको? बता दो जल्दी से, क्या यह बात क्लियर है? तो ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं।
आगे बेटा एक हाइपोथेसिस थी जिसका नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। आपकी एनसीईआरटी पूछती है कि मान लो हमारे पास 30,000 टाइप की एंड्स हैं, उनमें से 5,000 मर जाएं, 5,000 एंड्स एक्सटिंक्ट कर जाएं, आपकी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपको? तो एनसीईआरटी कहती है कि सच नेवी का मतलब होता है फालतू नया, सच नेवी क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो मिला है किसके थ्रू? एक इकोलॉजिस्ट के थ्रू। आंसर ऐसे आएगा, आंसर आएगा बाई इकोलॉजिस्ट के थ्रू। उस इकोलॉजिस्ट का नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी का इकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है पॉल एहरलिच। और उन्होंने एक एनालॉजी दी है। एनालॉजी का मतलब होता है समानता। मेरी बात सुनो ध्यान से, समानता दी है, समानता। यस, सुनो ध्यान से। सवाल ये पूछा गया है कि यार 30,000 तरह की चींटियां थी, 5,000 मर गई, क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरे दिमाग में ये तो बड़ा फालतू क्वेश्चन है। इस फालतू क्वेश्चन का आंसर एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पॉल एहरलिच। उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने क्या किया, इकोसिस्टम को कंपेयर किया एयरप्लेन से। उन्होंने इकोसिस्टम को जो था ना उसको कंपेयर किया किससे? एयरप्लेन से। यस और नो? और उन्होंने जो बोल्ट होते हैं, पार्ट्स, जो बेसिकली स्पीशीज थी, जो इकोसिस्टम में स्पीशीज होती हैं, उनको रिवेट से कंपेयर किया। रिवेट क्या होता है? बोल्ट होते हैं बाय विच पार्ट्स कनेक्ट, जिससे जो प्लेन का पार्ट्स जुड़ा होता है ना, वो नट बोल्ट वाला बोल्ट वो है। तो मान लो उन्होंने बोला कि अगर कोई पैसेंजर ट्रैवलिंग होम जब वो घर जा रहा है तो वो क्या करे बेटा? वो पॉपिंग कर दे रिवेट की। पॉपिंग ऑफ रिवेट का मतलब कोई पार्ट निकाल के ले जाए। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? एक्सटिंक्शन कर रहा है कुछ स्पीशीज की, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ये कर रहा है। तो पॉपिंग ऑफ पार्ट का मतलब है स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर रहा है। तो इनिशियली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियली नो इंपैक्ट। इनिशियली क्या होगा? कोई इंपैक्ट नहीं होगा बेटा, इनिशियली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ लो ध्यान से, इनिशियली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? नो इंपैक्ट ऑन स्टेबिलिटी, नो इंपैक्ट ऑन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ध्यान से सुनो, पर क्या होगा? सुनना ध्यान से। बट अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट, बट सम इंपॉर्टेंट रिवेट मतलब जो विंग्स को कनेक्ट कर रहा है, विंग्स को जो कनेक्ट कर रहा है। अब इसको इन्होंने बात की है कीस्टोन स्पीशीज के लिए। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है? मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ये कहती है कि मान लो हम इकोसिस्टम और एयरप्लेन एक ही माने। हम ये कह रहे हैं कि पैसेंजर जब घर जा रहा है तो कोई पार्ट निकाल के ले जा रहा है, मतलब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, क्योंकि एयरप्लेन है इकोसिस्टम। तो ये कह रहा है शुरुआत में शायद कोई फर्क ना पड़े, पर अगर धीरे धीरे क्या होगा, एयरप्लेन या इकोसिस्टम वीक होता जाएगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि विंग मतलब पंख एयरप्लेन का, वो रिमूव कर दे, वो हटा दे, तो प्लेन तो अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं बेटा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। इसका एक एग्जांपल है फिग। फिग किसे कहते हैं? अंजीर को। इसमें उस समय फ्रूट होते हैं ट्री पर जब इस समय किसी ट्री पे फ्रूट नहीं है। मतलब फिग एक प्लांट है जिसके ट्री पर फ्रूट तब होते हैं जब किसी प्लांट पे फ्रूट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ना। तो अगर मैं विंग हटा दूं या कीस्टोन स्पीशीज हटा दूं तो क्या होगा? प्लेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा। प्लेन क्या हो जाएगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा। तो यहां पर आपको यहां पर मेरी बात समझ में आ गई है। तो हमारे पास क्या है बेटा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनडायरेक्ट आंसर बताया इस फालतू क्वेश्चन का कि 5,000 एंड्स मर गई तो क्या होगा। उन्होंने कंपेयर किया किसको? इकोसिस्टम को एयरप्लेन से, रिवेट को स्पीशीज से, पॉपिंग ऑफ रिवेट को एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज से।
यस, ये याद करना आपने, कीस्टोन स्पीशीज विंग्स से। यस, स्टेबिलिटी वीक होना मतलब इकोसिस्टम वीक होना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्लेन की। क्लियर है? तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा, इकोसिस्टम की क्या पढ़ ली हमने, इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस पढ़ ली। तो आप ये सारी चीजें आराम से पढ़ ले जाओगे। देखो बेटा, ये कीस्टोन वगैरह लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, ये देखो, लॉस ऑफ रिवेट विंग्स मेजर इकोसिस्टम में, क्लियर है, प्रॉब्लम लाएगा। क्लियर? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को ही हम कह रहे हैं फ्लाइट सेफ्टी। यस, पॉल एलरिस, 1000 ऑफ रिवेट मतलब स्पीशीज। यस, चलिए अब हम बात करेंगे, अब हमने क्या पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया। देखो चैप्टर 3 हिस्से में है। पहला हिस्सा है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा है उसमें एक्सटिंक्शन, कि कैसे बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, और तीसरा हिस्सा है उसकी कंजर्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कैसे एक्सटिंक्ट हो रही है, फिर पढ़ेंगे कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी ने सबसे पहले बोला है, देख भाई, एनसीईआरटी क्लियरली कहती है, देखो भाई, इस बात के कोई डाउट नहीं, देखो एनसीईआरटी कहती है कि भाई हमें ऐसे कोई सबूत तो नहीं है, और ना हम बोल सकते हैं कि क्या हमने अपने टाइम में, जैसे अगर मैं पूछूं ह्यूमन 200 400 500 साल से प्रॉपरली अर्थ पे एक्टिव है, क्या हमने अपनी लाइफ में कोई नई स्पीशीज ऐड होते हुए देखा है? नो। पर क्या स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं? यस, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है। यस, तो इस बात के हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, और उस प्रूफ में कुछ प्रूफ क्या क्या है सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि भाई जब से ह्यूमन ने पैसिफिक आइलैंड को इनहेबिट किया, इनहेबिट मतलब वहां आया है, तो लगभग 2000 बर्ड की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। यस, 2000 बर्ड की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई जब से ह्यूमन पैसिफिक ओशियन के जो आइलैंड से वहां आया है। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि IUCN जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने 2004 में एक लिस्ट निकाली थी, उसने बोला था, उस लिस्ट में बोला था कि यार 784 एक्सटिंक्शन हुए हैं लास्ट 500 ईयर में। मतलब उन्होंने कहा कि लगभग 500 ईयर में तो मुझे इतने एक्सटिंक्शन के मुझे प्रूफ मिले हैं। सर ये डाटा याद करना मेरे हिसाब से नहीं, पर तुम्हें IUCN की लिस्ट की बात याद करनी है। उसमें उसने कुछ ऐसे बोला है कि 338 वर्टिब्रेट्स गए हैं, उनका नंबर कम है तो कम गए हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स गए हैं, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, 87 प्लांट एक्सटिंक्ट हुए, तो ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और लास्ट 20 ईयर में तो 27, लास्ट 20 ईयर्स में तो 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है, 27 स्पीशीज। तो ये तो काफी फास्ट है ना, 500 साल में इतना है, लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है। क्लियर है? और इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, कुछ इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से, देखो, मॉरिशस में एक बर्ड मिलता था जिसे कहते थे डोडो, बर्ड था। अफ्रीका में जीब्रा जैसा दिखता था, उसे कहते थे क्वैगा। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक जैकल जैसा या फॉक्स जैसा दिखता था, उसे कहते थे थाइलासिन। रशिया में स्टीलर सी काउ, ये सील जैसा दिखता था। यस, ये एक्सटिंक्ट हो गए। उसके अलावा कुछ टाइगर की सब स्पीशीज थी, टाइगर की सब स्पीशीज थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई। और वो कौन सी है बेटा? वो है बाली, जावन, कैस्पियन। तो ये नाम याद करने, अगर आपसे मैं पूछूं कि पिछले वाला डाटा याद करना, नहीं, तुझे ये नाम याद करना है, तुझे ये नाम याद करना, और ये कर सकता है तो कर लियो, ठीक है। यस, ये कर सकता है तो कर लियो। अब आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि यार देखो, ये है स्टीलर सी काउ, ये मेरे पास डोडो है, ये क्वैगा है, दिस इज क्वैगा, दिस इज क्वैगा। अफ्रीका में ये क्या है बेटा? डोडो। मॉरिशस, ठीक है, थाइलासिन, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया में, क्लियर, स्टीलर सी काउ है ना, सील जैसा है, क्लियर है। और आप देखो IUCN क्या है बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन है। IUCN जो होती है एक लिस्ट निकालती है, उसमें 3 कैटेगरी बनाती है, एक बनाती है एक्सटिंक्ट। अब एक्सटिंक्ट 2 हैं, एक पूरी तरह से एक्सटिंक्ट और एक है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जंगली कंडीशन में नहीं मिल रहे। कहां मिल रहे होंगे? हो सकता है किसी उसमें हो, किसमें, जू में हो। फिर वो बनाती है थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड क्या होता है बेटा? थ्रेटन्ड होता है जिसको अभी मतलब डर है। उसमें आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब बहुत खतरे में है। क्या नाम है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये नाम आ गया। फिर आते हैं एंडेंजर्ड, जिनको खतरा है।
फिर आते हैं वुल्नरेबल, कम खतरा है, मतलब खतरा है पर कम खतरा है, यस। फिर मेरे पास दो कैटेगरी ये है, एंटी और एलसी। एलसी एंटी क्या है बेटा, नियर थ्रेटन लीस्ट कंटर्न, और एक और होती है जिसमें डाटा इनसफिशिएंट है। तो मैं ये कह रहा हूं आईयूसीएन क्या करती है, हर साल एक लिस्ट निकालती है, उनमें इन कैटेगरीज में, तो ये वाले कैटेगरीज तो वो हैं जो खत्म हो चुके हैं लगभग, या कुछ जू में होंगे, इन पे ध्यान रखना होता है। ये वो कैटेगरीज हैं जिन पे खास क्या ध्यान रखना है कि अब क्या पहले जो था वो वुल्नरेबल से कहीं इसमें तो नहीं चला गया, बहुत खतरे में तो नहीं चला गया, इस तरीके से। तो आईयूसीएन बेटा जो थ्रेटेंड होती है ना, उनकी लिस्ट निकालती है, और हमारे पास वो लिस्ट की अगर हम बात करें बेटा, उस लिस्ट की बात करें, उसे ही हम कहते हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा थ्रेट क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को है, क्या सारे ग्रुप में बराबर थ्रेट है? नहीं, हमारे पास कुछ 15,500 स्पीशीज बताई थी उसने, आईयूसीएन ने, जिनको थ्रेट है, और उसमें मेरे पास 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स हैं, यस, और हमारे पास 31% जिम्नोस्पर्म, आप देख रहे हो जिम्नोस्पर्म को भी काफी थ्रेट है, और 32% एम्फीबियंस है। पूरा 100 नहीं होगा, बाकी तो और भी स्पीशीज हैं। मतलब आईयूसीएन ने वो जो मैंने बीच वाला ग्रुप बताया था ना, थ्रेटेंड वाला, उस थ्रेटेंड में मोस्टली देख रहे हो, मोस्टली एम्फीबियंस है, क्योंकि फ्रेश वाटर सोर्सेज कम होते जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म की करंट कंडीशन नहीं है, मैमल्स लार्ज साइज के होते हैं, क्लियर, बर्ड्स का भी खाने का सोर्स कम होता जा रहा है, तो इनको काफी ज्यादा थ्रेट है, काफी ज्यादा क्या है, थ्रेट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो जिसका आंसर आपको अपने दिमाग में रखना है। देखो हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा क्या कोई कोई नई स्पीशीज ऐड हुई, आपने कहा नहीं। क्या मरी है? हाँ मरी है। पैसिफिक ओशियन में हुए हैं एक्सटिंक्शन, यस। कंट्रीज में हुए हैं, हाँ यस। आईयूसीएन लिस्ट निकालती है हर साल कैटेगरी बना के, उसमें जो थ्रेटेंड वाली कैटेगरी है उस पर खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो अब किसकी तरफ जा रही है, एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही है, यस। अब ये बोल रहे हैं हम लोग कि थ्रेटेंड में हमारे पास अगर इतने हैं तो उसमें सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है, सबसे ज्यादा थ्रेट है एम्फीबियंस को। सवाल ये है, मुझे मेरे इस सवाल का जवाब देना, क्या सिर्फ ह्यूमन के आने से एक्सटिंक्शन हुआ, पहले नहीं हुआ है? पहले एक्सटिंक्शन नहीं हुआ है क्या? मतलब एनसीईआरटी कहती है क्या ओनली ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसा पूछती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपसे पूछती है क्या सिर्फ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, सिर्फ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ था, अभी तक अर्थ पर 5 मेजर एपिसोड हो चुके हैं। एपिसोड का मतलब बहुत लंबे समय तक मास एक्सटिंक्शन चला था। ये जो चल रहा है ये 6th है, ये जो करंट है ना 6th एपिसोड करंट है जो चल रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बेटा देखो एक्सटिंक्शन पहले भी हुआ है, पुराने प्रीवियस मेरे पास कितने हुए हैं, 5 हुए हैं, ये छठा चल रहा है। पर पॉइंट ये है कि जो छठा है ना उसकी स्पीड इतनी फास्ट है, स्पीड जो है 100 से 1000 टाइम फास्ट है बेटा। अगर इतनी फास्ट स्पीड है तो इसके हिसाब से एक्सटिंक्शन कुछ टाइम में हो जाकर खत्म, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अभी स्पीड इतनी फास्ट है, स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है कि कुछ टाइम में एक्सटिंक्शन क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि 150-200 साल में सब मर जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, देख एक्सटिंक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारी वजह से हुआ, यस हुआ है। फिर हमने आईयूसीएन की बात करी, फिर हमने थ्रेटन्ड की बात करी, हमने बताया कुछ एग्जांपल, क्वैगा, थाइलासीन, स्टीलर सी काऊ, और क्या बोला, डोडो। उसके अलावा बाली, जावन, कैस्पियन, सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, यस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हमने किया एक्सटिंक्शन? हाँ हम रिस्पॉन्सिबल है। इसका एग्जांपल है पहले 5 बड़े एपिसोड हो चुके हैं, ये छठे वाले की स्पीड बहुत फास्ट है। यहां तक कोई डाउट है? सोचो, नहीं सर, आगे आ जाओ। अब क्या है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंपैक्ट क्या होगा बायोडायवर्सिटी लॉस का, कोई असर पड़ेगा? सोच, असर पड़ेगा। पहला, एनसीईआरटी लिखती है कि डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, तो ये तो जब रोल था उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? यस, डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, यस, क्लियर है, सही है। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा किसका? फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस का। एनवायरमेंट में जो चेंज होंगे उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, यस। फिर क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगी, किसमें? वेरिएशन ऑफ साइकिल्स
लाइक वाटर साइकिल, इन सब में वेरिएशन आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। यस, और यही सब बेटा लिखा है तेरी एनसीईआरटी में। देख, सबसे पहले डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन, वेरिएबिलिटी मतलब देख रहा है वेरिएशन आ जाएगी किसमें, वाटर यूज में, पेस्ट डिजीज साइकिल में, इनमें। और ये मतलब मेजर लॉसेज हैं जो हमने फायदे गिने थे ना, 3, स्टेबल इकोसिस्टम रहेगा, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, डिस्टर्बेंस का, उसका उल्टा ही तो लॉस होगा, सोच। यस, और अगर आप ध्यान से देखो ना, एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि 4 बड़े रीजन है जिन्हें वो इविल क्वाड्रेट बोलती। इविल क्वाड्रेट का मतलब 4 बड़े रीजन है हमारे पास, 4 बड़े रीजन हैं जो मतलब मेरे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस के हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ी बायोडाइवर्सिटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, एडवर्ड विल्सन, यस, उसके बाद लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले जेनेटिक, रॉ वोल्फिया, स्पीशीज वेस्टर्न घाट पे ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है स्कैंडिनेवियन कंट्री से। उसके बाद कितनी बायोडाइवर्सिटी है, रॉबर्ट में 7 मिलियन बोला उसने, ठीक है। उसके बाद हम चले गए वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट उनके पाई चार्ट पे, उसमें हमें पता इंसेक्ट ज्यादा था, वहां एंजियोस्पर्म फंजाई था, यस, और वहां पर सबसे ज्यादा फिश था। उसके बाद हमने बोला हर 10 में से 7 एनिमल इंसेक्ट है, 70% एनिमल है, 22%। उसके बाद हमने बोला मोनेरा के लिए नहीं करते, यस। उसके बाद हमने बोला घटेगा, फिर हमने क्या बताया, उसके कुछ एग्जांपल्स बताए, उसके 3 रीजन दिए। पहला, हायर प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरा लेस सीजनल होता है, तीसरा ग्लेशिएशन नहीं हुई। फिर हमने कहा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर होन हम्बोल्ट कौन से जंगल में उन्होंने काम किया, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट, देख ले भाई चैट में, यस लिख, यस। उसके बाद हमने बोला कि यार उन्होंने दिया S = CAZ, Z है रिग्रेशन कोफिशिएंट, Z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में, इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करती, टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे, एरिया पे, लेकिन कुछ ग्रुप के लिए बड़ी होती है, 1.2 चली जाती है, 1.2 जाती है, और वो 0.6 से 1.2, वो बड़े आइलैंड के लिए या कुछ ग्रुप जैसे कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स के लिए 1.15 है, यस। फिर हमने कहा कि यार बायोडाइवर्सिटी का रोल बताओ, तो हमने कहा यार 3 रोल है, पहला प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, दूसरा रेजिस्टेंट बढ़ाता है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर प्रोडक्टिविटी बात किसने सपोर्ट की, डेविड टिलमैन, याद कर, डेविड टिलमैन ने कौन सा प्लॉट, एक्सटर्नल प्लॉट एक्सपेरिमेंट, यस। फिर पॉल एलरिच ने बताया कि जैसे जैसे मैं स्पीशीज एक्सटिंक्ट करूंगा, रिवेट हटाऊंगा, तो क्या होगा, एयरप्लेन वीक हो जाएगा, तो एयरप्लेन इकोसिस्टम, यस, रिवेट स्पीशीज, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज मतलब रिवेट को हटा रहे हैं, पॉपिंग कर रहे हैं, क्लियर है, यस। कीस्टोन स्पीशीज मतलब विंग्स, ये बताया। उसके बाद हमने कहा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एग्जांपल्स बताए आपको, यस, एग्जांपल में हमने बता दिए सारे। उसके बाद हमने कहा कि पैसिफिक ओशियन में करा है, क्वागा, थाइलासीन, स्टीलर सी काऊ, डोडो, इनकी बात करी। उसके बाद हमने बोला है कि क्या ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है, फिर हमने बताई वो सारी बातें कि यार नहीं, ये पर 6ठा एपिसोड इतना फास्ट कर दिया हमने, यस, ठीक है। उसके बाद हमने थ्रेटेंड की बात की, उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट देख रहे हैं हम एम्फीबियन पे। अब हम ये कर रहे हैं कि 4 बड़े कारण बताओ जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस किया है ह्यूमन ने, क्योंकि ह्यूमन ने किया। उस 4 बड़े कारण में बेटा सबसे पहला रीजन जो है हमारे पास है वो है हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। मेरी बात सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि हैबिटाट लॉस होगा तो मेरे पास क्या होगा, लेस स्पेस होगा, किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, यस और नो, लेस स्पेस है मेरे पास, ठीक है। इसका एग्जांपल उन्होंने बताया अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट जिसको लंग्स कहते हैं अर्थ का, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, पहले वो क्या था बेटा, वो 14% पे था, 14% टोटल अर्थ एरिया था, अब 6% है। उसको काटा किस लिए है, 2 रीजन से, एक तो सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, इसके लिए कट कर दिया उसको, दूसरा उसको बेटा बीफ कैटल के लिए, बीफ कैटल जो है उसके लिए फॉडर, फॉडर मतलब चारा, इस रीजन से इसको काटा है। रीजन बता रहा, रीजन ये बता दिया हमने। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मान लो कोई फॉरेस्ट है, उसमें मैंने क्या किया, छोटे छोटे एरियाज में कटिंग कर दी, तो ये पूरा एंटायर लॉस हो गया, या पूरा ही लॉस हो गया। इसका इंपैक्ट किस पे दिखता है, मैमल्स पे और बर्ड्स पे। मेरी बात सुनना ध्यान से, कोई बड़े फॉरेस्ट को अगर छोटे छोटे हिस्सों में काट दो तो पूरा ही फॉरेस्ट खराब हो जाता है, और इसका ज्यादा बड़ा इंपैक्ट किस पे दिखता है, मैमल्स और बर्ड्स पे, एंटायर लॉस हो गया। मैमल्स और बर्ड्स जो है ना उस पे ज्यादा इंपैक्ट दिखता है, क्लियर है ये बात, ज्यादा इंपैक्ट दिखता है। अब हम यहां पर बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं बेटा इस बात को
कि फ्रेगमेंटेशन की हमने बात कर ली, हमने हैबिटेट लॉस की बात कर ली, यस सर। अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं बेटा, मैमल्स और बर्ड्स को अपने बच्चे प्रेडेटर से बचाने के लिए घने जंगल चाहिए, बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को प्रेडेटर से बचाना, तो डेंस फॉरेस्ट चाहिए, वो नहीं होगा तो फ्रेगमेंटेशन का है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अगर आप जंगल को ऐसे पार्ट्स में कट कर दो तो पूरा ही खराब हो गया, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद बेटा ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एनसीईआरटी कहती है नीड, नीड मतलब जरूरत, टर्न्स इनटू ग्रीड। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि प्रेडेटर का जो बिहेवियर है वो प्रूडेंट होता है। आपने देखा है शेर, ऐसा थोड़ी सारे हिरन आज मार देगा, लालची थोड़ी है वो, पर ह्यूमन जो है बेटा वो ग्रीडी है। तो उसने क्या किया, रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन की है। उसमें एक है मेरे पास स्टीलर सी काऊ, उसको उन्होंने मतलब खाने के लिए यूज करा होगा। एक पैसेंजर पिजन ये दे रखा है। और उसके अलावा बेटा क्या होता है, किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया है, इंडिया में ये वाला जो एरिया होता है ये ओशियन वाला एरिया होता है। तो जो मेरे पास ओशियन की जो फिश होती है ना, ओशियन की जो फिश होती है, या जिसे हम मैरीन फिश कहते हैं, उस मैरीन फिश को पकड़ के ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, मतलब ज्यादा उनको मार दिया गया है ना, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ये है हमारे पास, क्योंकि ओशियन के अंदर पता नहीं चल सकता ना कितना फिश मार दिया क्या, ठीक है। उसके बाद है बेटा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। मेरी बात सुन, ये कोई एरिया है, अगर यहां बाहर से नई स्पीशीज आएगी तो वह बहुत तेजी से फैलेगी, स्प्रेड वेरी फास्ट। तो वो क्या करेगी, नेटिव को नुकसान पहुंचाएगी। क्या करेगी, नेटिव को क्या करेगी, लॉस करेगी। अब देखो, कुछ तो अपने आप होता था, कुछ हमने किया। ज्यादातर एलियन स्पीशीज इन्वेजन हमारे काम है। जैसे आप याद करो पार्थीनियम, यस पार्थीनियम हम लाए थे। उसके अलावा इकॉर्निया, शायद आपको पता नहीं है, वेस्ट बंगाल में इसको सजाने के लिए लाया गया था इकॉर्निया को। पार्थीनियम तो गेहूं के साथ गलती से आ गया था। एक होता है लेंटाना, लेंटाना भी क्या है, एक वीड है, यस क्लियर है। इसके अलावा बेटा एक फिश थी हमारे पास, उसे कहते हैं नाइल पर्च। नाइल पर्च क्या थी, एक फिश होती है। एक लेक थी, उसको इंट्रोड्यूस किया था लेक में, साउथ अमेरिका की लेक थी, इनटू लेक विक्टोरिया, शायद लेक विक्टोरिया में डाला गया था, यस। जब इस लेक विक्टोरिया में डाला गया ना, तो चिकलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई। चिकलिड फिश क्या होती है बेटा, जैसे मान लो ये मैंने एरिया बना दिया, ये मेरे पास लेक है। इस लेक में वो जो आपने एक्वेरियम देखा, एक्वेरियम आपके घर में जो एक्वेरियम होता है उसमें छोटी छोटी फिश, वो चिकलिड फिश होती है। इसकी लगभग 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर दी। और नाइल पर्च जो आप नेट पे सर्च करोगे बहुत बड़ी फिश होती है, उसको लाए थे टूरिस्ट, देखेंगे अच्छा लगेगा, पर उसने तो यार सारा एक्सटिंक्ट कर दिया। इसके अलावा बेटा एक हमारे पास एक कैटफिश होती है, कैटफिश थी अफ्रीकन, अफ्रीकन, उसका नाम था क्लेरियस, क्लेरियस गैरीपाइनस। ये कैटफिश जो खाई जाती थी, इसको इंट्रोड्यूस किया था इलीगली इंडियन वाटर में, इनटू इंडियन वाटर, इंडियन जो पानी रिवर्स हैं, इलीगली। और उसने क्या किया, एक्सटिंक्ट किया, एक्सटिंक्ट किया किसको, इंडियन कैटफिश को। इंडियन कैटफिश को क्या किया, एक्सटिंक्ट किया। मेरी बात समझ लो ध्यान से। तो ये मेरे पास किसका एग्जांपल है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल है। ये एग्जांपल है ओवर एक्सप्लॉइटेशन का, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा को एक्सटिंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, अपने को एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। को एक्सटिंक्शन क्या होता है बेटा, एक सेकेंड देना। हाँ ध्यान सुन बेटा, को एक्सटिंक्शन क्या होता है कि मान लो, मेरी बात सुनो, एक दूजे के लिए, मतलब क्या हुआ, एक यूका प्लांट और मॉथ का एग्जांपल था। अगर यूका प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए तो मॉथ भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा बेटा, अगर वन प्लांट एक्सटिंक्ट, देन होस्ट डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो एक्सटिंक्ट। और ये दो जगह हो सकता है, एक हो सकता है प्रिडेशन में, भाई होस्ट और प्रे वाले में, प्रिडेशन में हो सकता है, और एक म्यूचुअलिज्म में हो सकता है। मेरी बात समझ ध्यान से, कोई किसी पर खाता है, अगर वो जिस पर खाता है वो मर जाए तो वो भी मर जाएगा जो खा रहा है। दूसरा, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक एक्सटिंक्ट होगा दूसरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये होता है बेटा को एक्सटिंक्शन में, क्लियर है। तो ये चार रीजन है, पहला हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, फोर्थ है मेरे पास को एक्सटिंक्शन। तो ये वो एग्जांपल्स हैं बेटा जिनकी वजह से एक्सटिंक्शन हुई है। आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल क्लियर पढ़ा रहा हूं। सोयाबीन कल्टीवेशन और फॉडर के लिए, बीफ कैटल के लिए,
पहले 14% पे था, अब 6% पे है। बर्ड्स और मैमल्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ग्रीड्स, नीड्स टर्न्स इनटू ग्रीड, देख रहे हो, स्टीलर सी काऊ वगैरह, पैसेंजर पिजन और मैरीन फिशेस लिखा होगा, ये रहा मैरीन फिशेस, यस। और ये देखो एलियन स्पीशीज में 200 स्पीशीज चिकलेट फिश, किसने, नाइल पर्च, लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका में। उसके बाद लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, क्लेरियस, है ना। और कैसे इलीगली पोजिंग अ थ्रेड, इसको लाए थे, इलीगल इंट्रोडक्शन ये लिखा हुआ, क्लियर है। को एक्सटिंक्शन, होस्ट फिश स्पीसीज एक्सटिंक्ट, यूनिक, है ना, तो उसका जो पैरासाइट था वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यस। अब आते हैं बेटा लास्ट टॉपिक्स हैं जो इसके, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। अब बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएगा, मतलब मान ले कंजर्वेशन करनी है, तो सबसे पहले देख इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि कंजर्व करना ही क्यों है, करना क्यों है कंजर्व। तो सबसे पहले इसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब इसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट। ये जैसे आपने इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़ी थी ना, वैसा ही है डायरेक्ट बेनिफिट। जैसे फूड हो गया, फॉडर हो गया, पॉलिनेशन हो गया, ये सब हमें मिलता है किससे, बायोडाइवर्सिटी से। 25% ड्रग्स हमारे पास किससे मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब हम केमिकल से नहीं लाते, अर्थ किसी प्लांट से ले लिया, किसी एनिमल से, कहीं से भी ड्रग्स लाते, प्लांट से मान लो। उसके अलावा एक टर्म यहां पर दे रखी है बायो प्रोस्पेक्टिंग। आप में से कितने बच्चों को याद है, बहुत सारी टर्म्स है, जैसे बायो इथिक्स है, या बायो मतलब वॉर है, बायो वेपन है ना, यस, बायो रेमिडिएशन है, बायोटेक के 2nd चैप्टर में स्टार्टिंग में लिखा है। ऐसे एक टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी प्लांट और एनिमल की फ्यूचर में उससे क्या जो बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे, बाय फाइंडिंग कि उसमें कौन सी जीन है, फाइंडिंग जीन कौन सी है, केमिकल कौन से हैं, ये सब पता करके फ्यूचर में मैं उनसे क्या बेनिफिट ले सकता हूं, उसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, यस। तो ये मेरे पास डायरेक्ट बेनिफिट है, इन्हें कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट। तो नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट। दूसरे हमारे पास है इनडायरेक्ट बेनिफिट। मुझे इनडायरेक्टली 3 बेनिफिट मिलते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी से। पहला ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियरली बोल रहा है वो कि आप अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाओ तो पता चलेगा। दूसरा पॉलिनेशन, दूसरा वो क्या कह रहा है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या देता है, फ्रूट देता है। मैंने इसको नैरो में लिख दिया, हटा देते हैं वहां से, पॉलिनेशन लिख दिया मैंने, यहां पर लिखना है फूड, फॉडर, फाइबर, है ना, फाइबर, टिम्बर, ये सारी चीजें, यस, ठीक है। तीसरी चीज है बेटा एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर का मतलब होता है, आप भी देखते हो कि नेचर में एस्थेटिक प्लेजर का मतलब होता है कि नेचर में आपको फ्लावर वगैरह देख के, नेचर देखकर आपको क्या होता है, आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ गुडनेस आती है, अच्छा लगता है। तो सेंस ऑफ गुडनेस क्यों आती है, नेचर को देख के, फ्लावर को देख के, ये चीज कह रहा है। अब तीसरा रीजन आपको क्यों बचानी है बायोडाइवर्सिटी, वो है इथिकल रीजन। इथिकल का क्या मतलब हुआ, आपको बायोडाइवर्सिटी बचानी क्यों है, क्या इथिकल, क्या रीजन है। इथिकल ये है बेटा कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे साथ अर्थ शेयर करते हैं, शेयर अर्थ विद अस। हमारे साथ क्या शेयर करते हैं, अर्थ शेयर करते हैं बेटा। उनके पास दे ऑल्सो हैव राइट, उनके पास भी अधिकार है। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अर्थ शेयर करते हैं अपने साथ, और दे ऑल्सो हैव राइट, उनके पास अधिकार है किस चीज का अधिकार है बेटा, उनके पास अधिकार है किस चीज का, कि जिंदा रहने का। मतलब दे ऑल्सो हैव राइट टू सर्वाइव, इवन उनका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इवन इफ दे नॉट हैव एनी इकोनॉमिक बेनिफिट, उनके पास कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तब भी उनके पास जिंदा रहने का अधिकार है। कोई डाउट यहां तक, सोच लो। तो बायोडाइवर्सिटी बचानी क्यों है, नैरो मतलब डायरेक्ट बेनिफिट, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इनडायरेक्ट, ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, एस्थेटिक प्लेजर। इथिकल रीजन क्या होता है
कि भाई वो हमारे साथ शेयर करते हैं अर्थ, तो हमारे का मतलब ये बनता है हमारा कि उन्हें बचाएं। ठीक है, क्लियर है? यस। अब आ जाओ जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे बचाना है। दो अप्रोच है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे बचाना है, दो अप्रोच है। सबसे पहली अप्रोच है, ध्यान सुनो बेटा, देख मेरी बात समझ ध्यान से, ये बात आपको, इस बात में आप ध्यान से सुनना, लास्ट की चीजें पढ़ा रहा हूं, इस बात में आपको कोई डाउट नहीं है कि अगर हम वो करेंगे, आगे ग्रो करेंगे, हम आगे डेवलप करेंगे एज अ कंट्री, या कोई भी कंट्री डेवलप करेगी, तो उसे रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट क्या करेगी, हमेशा याद रखो, डेवलपमेंट क्या करेगा, डेवलपमेंट रिसोर्स यूज करेगा, और अगर वो रिसोर्स यूज करेगा तो क्या होगी सर, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। इस बात में कोई डाउट है तेरे को क्या, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी सर, लॉस होगी, बता, बोल भाई चैट में बता, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मुझे दो अप्रोच करनी है। पहली अप्रोच होती है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मान लो आपके घर में कोई आया, वो आने वाला है, अभी टाइम है आने में, तो घर में जब वो आएगा पूरा घर साफ कर रहे हो, सारा रूम वूम सब साफ कर रहे हो, आपने कहा ठीक है यार ये तो बढ़िया है, ठीक है। आप दूसरा सुनो, अचानक से कोई आ गया, तो कम से कम वो जगह साफ कर लो ना जहां पर उसे बिठाना है। तो इन सिटू में क्या होता है, अर्जेंट नीड नहीं है, नॉट अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन नहीं है। हां सर बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें क्या होता है, टू कंजर्व टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए एंटायर फॉरेस्ट को बचाते हैं, कंजर्व। इसका मतलब टाइगर को उसके नेचुरल, इन सिटू का मतलब होता है ऑन साइट, ऑन साइट मतलब उसी जगह बचाना। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव एट ऑन साइट, उसको ऑन साइट सेव करते हैं। अब आ जाओ सेकंड आ जाओ, जिसको अपने नाम दे रहे हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, अपने नाम दे रहे हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। यस, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है आप सुनना ध्यान से, ये हमारे पास एक्स सिटू कंजर्वेशन है। इसमें क्या है, ध्यान सुने, इसमें अर्जेंट नीड है, अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, अर्जेंट नीड है कंजर्वेशन की। यस, क्लियर है? इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, हम उसको अवे फ्रॉम साइट कंजर्व करेंगे, अवे फ्रॉम साइट कंजर्व करेंगे। क्या होगा, मेरी बात सुनो, मान लो टाइगर है 100, तो आप फॉरेस्ट बचा लो, लेकिन टाइगर बचा 1, आप फॉरेस्ट बचाने जाओगे वो भी मर जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, अर्जेंट नीड है, तो अवे फ्रॉम साइट कंजर्व करेंगे, जैसे जू वगैरह में। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होगा कि अगर हम अवे नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अब इसमें क्या क्या आएंगे एग्जाम्पल, इसमें 3 एग्जाम्पल आएंगे। पहला एग्जाम्पल आएगा हॉटस्पॉट, दूसरा एग्जाम्पल आएगा, देखो पहला आएगा हॉटस्पॉट, दूसरा एग्जाम्पल आएगा प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज, और तीसरा एग्जाम्पल आएगा सेक्रेड ग्रुप। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें आते हैं। इसमें आएंगे जू, बॉटनिकल गार्डन, ध्यान देंगे बेटा, इसमें आएंगे जू, बॉटनिकल गार्डन, यस और नो, यस, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, सीड बैंक, ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है, सीड बैंक, ये सारी चीजें। तो एक बार जरा देख लेते हैं बेटा क्या होगा। आपको पता है कि हम यहां पर लिख रहे हैं इस बात को कि एंटायर फॉरेस्ट को बचा रहे हैं टाइगर बचाने के लिए, इसे कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? यस 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 यस, ठीक है। तो चलिए आइए, तो अपने बात करेंगे सबसे पहले इन सिटू। मेरी बात सुन ध्यान से, ये अर्थ है, अर्थ पर क्या होगा बेटा, ये इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, ये वो जगह होती है जहां पर बायोडाइवर्सिटी हाई है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, हाई है। दूसरा क्या होता है बेटा, ये वो एरियाज होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी हाई है, वहां हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है। एंडेमिज्म का क्या मतलब है, मेरी बात समझ, एंडेमिज्म का क्या मतलब है, जैसे मान लो इस एरिया में मुझे एक खास तरह का कैंगरू मिल रहा है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, हाँ सर कोई बात नहीं, यहां पर मुझे खास तरह का
मेरे पास पाइनस मिल रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यहां पर साइकस मिल रहा है, तो मतलब कुछ खास तरह की स्पीशीज सिर्फ इस एरिया में मिले, उसे कहते हैं हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। यस, समझ में आ रहा है। तो हमने कहा हॉटस्पॉट में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगी, और वहां बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हाई होता है, बहुत तेजी से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो अगर हम इफ वी प्रोटेक्ट सच एरिया, अगर हम ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करें, ऐसे एरिया को, तो क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम सारा एरिया तो बचा नहीं सकते, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस घट जाती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट लगभग 2% है टोटल लैंड एरिया का, टोटल लैंड एरिया का 2% है। लेकिन अगर प्रोटेक्शन कर दी जाए, यहां पर प्रोटेक्शन हो, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम 30% तक डिक्रीज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस को। क्या इस बात में कोई डाउट है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम 30% तक घटा सकते हैं। यस, ये हो गए हॉटस्पॉट। और हॉटस्पॉट बेटा मेरे पास ध्यान से सुनेंगे, हॉटस्पॉट मैंने बात कर ली है, ठीक है। अब इंडिया में क्या था, सबसे पहले ये समझ बेटा, अर्थ पे पहले ऐसे 25 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई हुए थे, बाद में अब 34 हॉटस्पॉट हैं, मतलब हमने हॉटस्पॉट की संख्या हमने ज्यादा आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। इंडिया में 3 है, इंडिया में कितने हैं, 3 हैं। यस, और वो कहां पर है, ये वर्ल्ड में है बेटा पूरा, वो कहां पर है ये देख, जैसे मान ली ये इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है हमारे पास ऐसे, तो एक है यहां पर, एक है यहां पर, ठीक है, हिमालय रीजन, दूसरा है इंडो बर्मा ये वाला रीजन, और तीसरा है वेस्टर्न घाट से लेके श्रीलंका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे याद करेगा तो याद रहेगा। तो फर्स्ट है हिमालय रीजन, यस, हिमालय शिवालिक वाला, दूसरा हमने लिखा इंडो बर्मा, इंडो बर्मा कौन सा है बेटा, म्यांमार, इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है वेस्टर्न घाट श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये अपने पास है। यस और नो, यस सर, आगे आ जाओ। अब आओ, और कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं बेटा, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या मतलब, देख पहला तो हो गया हॉटस्पॉट, मतलब मैं एरिया पहचान लूं और अगर सही से वहां प्रोटेक्शन कर दूंगा तो लगभग 30% तक कम होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है बेटा, हमारी कंट्रीज में कुछ एरिया को लॉ के थ्रू, सम एरिया प्रोटेक्टेड बाई लॉ, लॉ कानून बना देते हैं, यस, लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें क्या क्या आती है, उसमें आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, यस, और क्या आएंगे, और क्या आते हैं, नेशनल पार्क, आपने सुना है नेशनल पार्क, घूमने भी जाते हो कभी, और एक होते हैं बेटा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे बड़े होते हैं, अभी 18 हैं, एनसीईआरटी ने लिखे हैं कि 14 हैं, ये लगभग 14 है, ये 90 हैं, क्लियर है, और ये कुछ 448 है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि 2-2 स्टेट में चला जाता है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कोई नहीं जाता, उसको कहते हैं कोर। फिर यहां पर होता है एरिया बफर, यहां कुछ लोग जाते हैं रिसर्च एक्टिविटी के लिए। फिर आउटर एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े साइज का होता है, वेरी लार्ज साइज। इवन ये 2-2 स्टेट, 3-3 स्टेट में नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं, 2 बड़े माउंटेन के बीच में होगा। अब सोचो पूरे इंडिया में सिर्फ 14 है ये, या अब बढ़ के 18 हुए हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है। उसमें एक एरिया होता है कोर, वहां पर कोई इंटरवेंशन नहीं है, ह्यूमन जा ही नहीं सकते, इतना घना जंगल है, कोई जा ही नहीं सकता, कोर है। फिर बफर आता है, फिर आउटर एरिया आता है, वहां पर कुछ लोग रहते हैं, रोड वगैरह होती है। बफर में बेटा रिसर्च एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं। तो ये एरियाज हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड है बेटा सेक्रेड ग्रूव। अब ये सेक्रेड ग्रूव क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे इंडिया के कल्चर में है कि कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको बोला जाए तो प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं बेटा, सम ट्राइब्स कैन प्रोटेक्ट, वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं। कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ऐसा रिकॉग्नाइज किया जाता है, ध्यान सुनो बेटा, क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज सम ट्रैक्ट मतलब एरिया ऑफ लैंड, कुछ ऐसा एरिया रिकॉग्नाइज किया जाता है टू कंजर्व, क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ एरिया उनके लिए रिकॉग्नाइज किए हैं। इसमें जैसे बेटा आपके पास मेघालय,
मेघालय आपको पता है, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे गारो, खासी और एक जयंतिया हिल्स हैं जहां पर बेटा खूब बारिश होती है। अरावली आपने सुना है, कहां पर है? अरावली राजस्थान में है। अरावली कहां है? राजस्थान में है। यस, क्लियर है। फिर हमारे पास वेस्टर्न घाट है, आपने वेस्टर्न घाट सुना है। फिर मध्य प्रदेश के आसपास हमारे पास है चंदा, बस्तर, सरगुजा, ऐसा कुछ रीजन है। ये सब ट्राइबल एरिया है और यहां पर बेटा ट्राइब्स को अलाउ होता है। यहां पर इवन वो ट्राइब्स कई बार ऐसे ह्यूमन को किल भी कर देंगे तो उन्हें कुछ नहीं कह सकता, तो इन्हें ऐसे अधिकार दिए जाते हैं कि ये बचाएं। तो सेक्रेड ग्रुप्स, फिर प्रोटेक्टेड एरियाज और हॉटस्पॉट, ये सब इन सिटू है। ये सब क्या है? इन सिटू है। यस यस। अब आओ बात करते हैं एक्स सिटू की। एक्स सिटू क्या होता है बेटा? ऑफ साइट। ऑफ साइट मतलब मेन एरिया से बाहर, ऑफ साइट, ठीक है। क्योंकि इमीडिएट नीड है। इमीडिएट मतलब बिल्कुल अभी बचाना है, इमीडिएट नीड है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आएंगे सबसे पहले, आपने लिविंग वर्ल्ड में सुना है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन सुना है? यस और नो? यस सर। फिर आपने सुना है जू, जूलॉजिकल पार्क, ये सुना है? फिर एक होते हैं बेटा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं, मतलब यहां पर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब क्लोज एरिया में होते हैं एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। उसके अलावा एनसीईआरटी कहती है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये हमने कहां पढ़ा है? ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है। या हमारे पास सीड बैंक है। यस, तो ये सब एरियाज हैं जहां पर, जैसे सीड बैंक में हम क्या कर सकते हैं? सीड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सीड या कुछ भी बर्ड वगैरह इनको रख सकते हैं। ये लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं। यस और नो? तो ये वो एरियाज हैं जहां पर हम, तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? इनको मिक्स करके लिख देगा, फिर पूछेगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब हम लास्ट बता रहे हैं बेटा, क्या कोई इंटरनेशनल एफर्ट है हमारे पास? देखो, दो इंटरनेशनल एफर्ट हुए हैं। एक हुआ है अर्थ समिट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका, ये हुआ है 1992 में, और ये कहां हुआ है? ब्राजील में, रियो में, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ है। यहां पर क्या किया गया था? यहां पर बेटा कहीं ना कहीं कहा गया था कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है? कंजर्व करना है, बचाना है, यह बोला गया था। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। कैसे डेवलपमेंट करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। यस, तो ये समिट किस लिए होते हैं कि कुछ कंट्रीज मिलती हैं, बात करती हैं कि कैसे बचाया जाए बायोडाइवर्सिटी को। तो क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहले अर्थ समिट कहां हुआ था, किस ईयर में? 1992 में, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था, और यहां पर बायोडाइवर्सिटी को बचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। फिर हमारे पास इसके 10 साल के बाद 2002 में जोहानिसबर्ग, अब जोहानिसबर्ग कहां है बता भी? जोहानिसबर्ग है साउथ अफ्रीका में, वहां हुआ था, और वहां पर बोला गया था कि रिडक्शन किया जाए बायोडाइवर्सिटी लॉस में। ये ध्यान रखना, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी लॉस, और बायोडाइवर्सिटी लॉस में रिडक्शन किया जाए किस लेवल पे? ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे। यस यस, रीजनल लेवल पे एंड लोकल लेवल पे। मतलब क्या हुआ? आप ग्लोबल लेवल पे बचाओ, लोकल लेवल पे, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, रीजनल लेवल पे बचाओ। तो अगर आप ये पॉइंट्स याद रखोगे ना, ये और ये क्वेश्चन बनेगा। 2002 में जोहानिसबर्ग कहां है? साउथ अफ्रीका में है। यस यस। तो ये बेटा समिट थे जो इंपॉर्टेंट थे, जिन पे हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, चैप्टर में इतना ही पढ़ना, इसके बाहर नहीं जाना। मैंने लेस देन 2 आवर में चैप्टर को कराया आपको जानबूझ के, ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सके। नोट्स मैं इसके आपके टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, क्लियर है? तो अब बताइए, अब हमने वन शॉट करा दी है, अब आपको मुझे कराना है माइक्रोब्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट द्रोणा में, और मैं संजीवनी में आपको जो कराने वाला हूं वो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी वन शॉट में, और उसके बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं बेटा आपके लिए। बड़ा इन द सेंस, क्योंकि हमें लगता है कि आपको हमारी बहुत जरूरत है रिवीजन को लेके। ठीक है, एक बार चैट में लिख दो यस। ठीक है, बताओ, मिले फिर? ठीक है, मिलते हैं, बाय।